चैप्टर 11:21 to 11:30। ओरिएंटल सिटी के चहल पहल भरे बाजार में लोगों का आना जाना लगा रहता था। अनगिनत योद्धा आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे अपने मनचाहे खजाने की तलाश में। ब्लड यूनियन के हमले को 10 दिन बीत चुके थे। पूरा ओरिएंटल शहर अपनी जीवंतता को फिर से हासिल करना शुरू कर चुका था। हालांकि यह ब्लड यूनियन के हमले की केवल पहली लहर थी। रक्त संघ द्वारा अधिक से अधिक मानव शहरों और विशेषज्ञों पर हमला किया गया। ओरिएंटल सिटी के अलावा एक बड़ा समुद्री क्षेत्र भी था जिस पर ब्लड यूनियन ने हमला किया था। ओरिएंटल सिटी के संबंध के तहत सभी विशेषज्ञ जो आने के इच्छुक थे वे सभी ओरिएंटल सिटी गए। ओरिएंटल सिटी भी अभूतपूर्व रूप से जीवंत होने लगी। हालांकि हर कोई जानता था कि यह केवल अस्थायी था, क्योंकि जल्द ही उन्हें जाना होगा। चूंकि रक्त संघ ने मानव योद्धाओं पर अधिक से अधिक हमला किया, अंत में कुछ लोग इसे और अधिक लेने में असमर्थ होने लगे और छोड़ने का विकल्प चुनना शुरू कर दिया। वे मूल रूप से जाने वाले थे, लेकिन अब उन्हें ब्लड यूनियन द्वारा जाने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि वे कुछ अनिच्छुक थे, उनके पास और कोई चारा नहीं था। आखिरकार ब्लड वर्ल्ड में एक ब्लड यूनियन था जो विशेष रूप से मानव विशेषज्ञों को लक्षित करता था। हालांकि चांग जियाई ने व्यक्तिगत रूप से एक टीम का नेतृत्व किया और ब्लड यूनियन के कुछ ठिकानों को साफ किया, लेकिन ब्लड यूनियन ने इतने सालों तक जो ताकत जमा की थी वह हर किसी की कल्पना से परे थी। यहाँ तक अगर वे मानव जाति और समुद्री जीवों की संयुक्त ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं तो वे पूरी तरह से नुकसान में नहीं होंगे, मानव जाति के खिलाफ तो दूर की बात है। सीफोक की चुप्पी की स्थिति के तहत रक्त संघ का सामना करते समय मानव जाति मूल रूप से पीछे हट गई। हालांकि मानव जाति को संख्या में पूर्ण लाभ था, यह बेकार था क्योंकि शीर्ष विशेषज्ञों के संदर्भ में वे पूरी तरह से नुकसान में थे। इसके अलावा वे प्रकाश में थे जबकि रक्त संघ अंधेरे में था। स्थिति अचानक उलट गई। चांग जियाई ने रक्त संघ के ठिकानों पर हमला करने के लिए एक दल का नेतृत्व किया, लेकिन वे मानव विशेषज्ञों को लूटने वाली रक्त संघ की गति के साथ नहीं रह सके। इसने कई मानव विशेषज्ञों के आतंक को तेज कर दिया। हालांकि उनके शहरों में इस बात की बहुत संभावना थी कि उन पर ब्लड यूनियन द्वारा हमला किया जाएगा। अब जैसे जैसे ब्लड यूनियन के विशेषज्ञ उग्र होते गए, वे अपने शहरों को भी नहीं छोड़ सकते थे। कुछ शहरों का वध करने के बाद उन्होंने बहुत सारी रक्तयुआन की गोलियां प्राप्त की और उन लोगों को रक्तयुआन की गोलियों में परिष्कृत किया। एक शहर में आसानी से दसियों हजार या यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों लोग हो सकते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वहाँ कितनी ब्लड युआन की गोलियां थीं। बड़ी संख्या में रक्तयुआन गोलियों की पुनःपूर्ति के कारण रक्त संघ के विशेषज्ञों की ताकत भी बहुत तेजी से बढ़ी। यहाँ तक ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तीसरे स्तर पर विशेषज्ञों की आवृत्ति भी बढ़ रही थी। अधिक से अधिक विशेषज्ञ ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तीसरे स्तर तक उन्नत हुए। अब ओरिएंटल सिटी के अलावा, जिसमें उन्होंने अभी भी प्रवेश करने का साहस नहीं किया था, यहाँ तक कि बड़े समुद्र के पास विशेषज्ञ भी दिखाई दे रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि ये लोग कितने अहंकारी थे। इस बार प्रत्येक समुद्री क्षेत्र ने शायद 1 या 200 विशेषज्ञों को ही भेजा होगा। हालांकि 10 मिलियन से अधिक विशेषज्ञों के इतने सारे समुद्री क्षेत्रों के जमा होने के साथ वे सभी डोनफेंग शहर में इकट्ठा होने लगे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि अभी डोनफेंग शहर कितना जीवंत था। सौभाग्य से डोनफेंग सिटी विस्तार के अनगिनत वर्षों से गुजरा था और अब यह बहुत बड़ा था। अन्यथा यह 1 करोड़ से अधिक विशेषज्ञों को समायोजित करने में सक्षम नहीं होता। क्योंकि इतने सारे विशेषज्ञ डोनफेंग शहर में एकत्र हुए थे, शहर का बाजार अभूतपूर्व रूप से जीवंत हो गया था। अनगिनत विशेषज्ञ स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने का आदान प्रदान कर रहे थे जो उन्होंने बाहरी दुनिया में या रक्त की दुनिया में प्राप्त किया था। हर कोई जानता था कि वे 20 दिनों से भी कम समय में ब्लड वर्ल्ड छोड़ देंगे। कोई नहीं जानता था कि कब उन्हें अंतहीन समुद्री क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने का आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा। ये जिवेन एक सराय के एक कमरे में पालती मारकर बैठी थी जो बाजार के बहुत करीब था। उसने यह कहते हुए पहले ही एक संकेत लगा दिया था कि वह एलिमेंटल रिटर्निंग इमॉर्टल ग्रास खरीदना चाहता है। अब जब पूरे अंतहीन समुद्री क्षेत्र में मानव जाति के सभी विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हो गए थे, एलिमेंटल रिटर्निंग इमॉर्टल ग्रास प्राप्त करने की संभावना उस समय की तुलना में बहुत अधिक थी जब उन्होंने अपना प्रारंभिक अनुमान लिखा था। लेकिन फिर भी ये जिवेन 10 दिनों से साइन बोर्ड लटकाए हुए थी, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा नाराज महसूस किया। अब उसने वास्तव में घुटन की अनुभूति का अनुभव किया। आमतौर पर ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिनकी वह परवाह नहीं करता था, लेकिन जब वह उनका उपयोग करने वाला था और मर गया तो उसे पता चला कि उसके पास वे बिल्कुल नहीं थे। उस तरह का घुटन महसूस हो रहा था, विशेष रूप से अब जबकि 9 ओरिफिस डिवाइन पिल में केवल एक मुख्य घटक की कमी थी, यह और भी अधिक था। हालांकि वह कितना भी चिंतित क्यों न हो, यह बेकार था। अब ये जिवेन को 9 ओरिफिस डिवाइन पिल को देखना था। उसने अभी अभी अर्धचरण विधि चरण मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसे संचित होने में समय लगेगा।
यदि उसके पास 9 ऑरिफिस डिवाइन पिल नहीं है तो उसके लिए थोड़े समय में हाफ स्टेप लॉ फेज एडवांस्ड दायरे में प्रवेश करना असंभव होगा। लॉ फेज के दायरे में प्रवेश करना तो दूर की बात है। हालांकि ब्लड वर्ल्ड की यह यात्रा पूरी नहीं हुई थी, फिर भी येक्षिवेन ने बहुत सारे लाभ प्राप्त किए थे। जब उसने पहली बार ब्लड वर्ल्ड में प्रवेश किया था तो उसके पास हाफ स्टेप लॉ फेज इनिशियल रियल्म के अधिकांश मारे गए विशेषज्ञ थे। अब कानून के चरण के दायरे के दूसरे स्वर्ग के विशेषज्ञ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि प्रवेश करने से पहले उसे भी इसकी आशा नहीं थी। ये मैं विचार कर रहा हूं कि 20 दिनों के बाद ब्लड वर्ल्ड छोड़ना है या नहीं, ये ज़िवेन ने कहा। वह लंबे समय से इस बारे में सोच रहा था। वह इस समय ब्लड वर्ल्ड छोड़ने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था। मैं वास्तव में अब जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। रक्त संसार में अद्वितीय रक्त क्यूई मेरी साधना में तेजी से सुधार कर सकता है। अगर मैं 9 ओरिफिसेस डिवाइन पिल के बिना भी यहाँ 1.5 साल तक रहना जारी रखूँ तो मैं लॉ मैनिफेस्टेशन के दायरे में प्रवेश करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता हूँ। उस समय रक्त की दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ये ज़िवेन ने कहा। जहाँ तक यूनियन के खतरे की बात है, ब्लड यूनियन के सामान्य विशेषज्ञों के लिए यह एक बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन उनके लिए यह बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। जब तक वह सावधान था उसे रक्त संघ से घिरे रहने की चिंता नहीं थी। यहाँ तक अगर वह घिरा हुआ था तो वह तब तक सुरक्षित बच सकता था जब तक कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत अधिक न हो। उसके पास दानव पंख थे जो उसकी गति को एक पल में चरम सीमा तक बढ़ा सकते थे। ब्लड वर्ल्ड के बाहर निकलने के खुलने के साथ वह किसी भी समय फले फूले बादल सागर क्षेत्र में वापस आ सकता था। जैसा कि कहा जाता है, वह अपनी इच्छा से हमला कर सकता था या पीछे हट सकता था। उसे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं थी। रक्त की दुनिया में प्रवेश करने से पहले इन लोगों को एक टोकन मिला था। इस टोकन के साथ हेवंस गेट आसानी से फले फूले बादल सागर क्षेत्र के निर्देशांक पा सकता है, बिना स्पेस टाइम अशांति के किसी अज्ञात समुद्री क्षेत्र में टेलीपोर्ट किए बिना। मुझे भी लगता है कि तुम्हारा इस तरह से चले जाना अफसोस की बात है। यदि आप लोगों का एक समूह ला रहे हैं तो मैं आपको रुकने की सलाह नहीं देता। हालांकि यदि आप अकेले हैं तो आप 1 और 1.5 साल तक भटक सकते हैं। वैसे भी 3 साल की अवधि पूरी होने से पहले आपको बस छोड़ने की जरूरत है, येमो ने कहा। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस बार ओशनिक ट्राइब की चुप्पी थोड़ी असामान्य है। हालांकि ब्लड एलायंस का लक्ष्य इंसान है, उन्हें समझना चाहिए कि ब्लड एलायंस बढ़ने के बाद क्या होगा। क्या ब्लड एलायंस के सदस्य सिर्फ मानव को मारने से संतुष्ट होंगे? विशेषज्ञ, यह निश्चित रूप से असंभव है। ब्लड एलायंस के वे अभिजात्य निश्चित रूप से जीवित रहने के लिए और खेती के उच्च क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेंगे। समुद्री जीवों को इस बारे में जानकारी न होने का कोई कारण नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में हमें भी पता न हो। उद्धरण चिन्ह। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। अब जब बाहर के लोग दहशत में थे तो ज्यादा लोग नहीं थे जो इस मामले के बारे में सोचते, लेकिन वह अलग थे। उसके लिए ये बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थीं। उसके लिए ब्लड यूनियन का घेराव और दमन कुछ ऐसा था जिसे वह कभी भी छोड़ सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसने शांत होकर इन चीजों की योजना बनाई। इसके अलावा मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष ने उसे किसी भी समय सबसे शांत अवस्था में रहने की अनुमति दी। वह जरा सी भी परेशानी से नहीं चूकते थे। ये मो को भी ऐसा कहते सुनकर ये ज़िवेन तुरंत शांत हो गए और कहा, उस स्थिति में मुझे इसे आजमाना होगा। हे, अनिच्छा से छोड़ना मेरी शैली नहीं है। इस समय येक्षिवेन के दरवाजे के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है भाई? ये ज़िवेन ने पूछा। यह मैं हूँ, एलिमेंटल रिकवरी सेलेस्टियल ग्रास। जो आप चाहते हैं उसे उठा लिया गया है। इस समय जियान वुशून का एक संदेश बाहर से आया। येक्षिवेन का उत्साह तुरंत बढ़ गया। वह एलिमेंटल रिकवरी सेलेस्टियल ग्रास को देखने के लिए किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब यह आखिरकार हो गया तो उसका मूड तुरंत सुधर गया। यह बहुत अच्छा है, मेरे लिए रुको। ये ज़िवेन तुरंत अपने बिस्तर से कूदी और सीधे धक्का देकर दरवाजा खोला। जब ये ज़िवेन बाजार के लिए रवाना हुआ तो ये कियान और अन्य लोग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे, कहीं किसी ने उसे रोक न लिया हो। हालांकि येक्षिवेन ने यह नहीं कहा, लेकिन वे सभी येक्षिवेन के लहजे से जानते थे कि एलिमेंटल रिकवरी सेलेस्टियल ग्रास शायद येक्षिवेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब ये ज़िवेन उनकी टीम का मुख्य सदस्य था। अनजाने में हर कोई उन्हें टीम लीडर के रूप में मानता था। उनके सामने दाढ़ी से भरे चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी इंतजार कर रहा था। क्या आप वही हैं जिसके पास एलिमेंटल रिकवरी सेलेस्टियल ग्रास है? ये ज़िवेन तुरंत आगे बढ़े और पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। क्या आप वही हैं जो एलिमेंटल रिकवरी सेलेस्टियल ग्रास चाहते हैं? उसने येक्षिवेन की तरफ देखा जो थोड़ा चिंतित लग रहा था। उसकी आंखें घूम गईं और अचानक उसे कुछ विचार आया। यदि आप इस बार आकाशीय घास की मौलिक रिकवरी चाहते हैं तो मुझे इसे ब्लडस्टोन से बदलना चाहिए। 1 मिलियन ब्लडस्टोन। वह थोड़ा धूर्तता से मुस्कुराया।
उसने गणना की थी कि ये शिवेन को अब 1 मिलियन ब्लडस्टोन की आवश्यकता है। यदि उसने अभी अत्यधिक कीमत नहीं मांगी और पैसे की उगाही नहीं की तो वह उसे कब प्राप्त करेगा? 10 लाख। तुम किसी को लूटने भी जा सकते हो, मियाओ सिसी ने तुरंत कहा। यद्यपि मौलिक अमर घास दुर्लभ थी, यह बहुत कीमती नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में अगर किसी को ब्लडस्टोन्स के मूल्य की गणना करनी है तो यह बहुत अच्छा माना जाएगा यदि कोई इसे 1 लाख में बेच सकता है। फिर भी मियाओ सिसी ने एक बार में 1 लाख मांगे। क्या यह स्पष्ट रूप से जबरन वसूली नहीं थी? इसे भूल जाओ, यह 1 लाख है, ये जिवेन ने कहा। उसके पास इस व्यक्ति पर बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। ये जिवेन अब 9 छिद्रों वाले दिव्य अमृत के बारे में चिंतित थे। चाहे वह 100,000 हो या 1000,000, इससे उनकी वर्तमान संपत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यह समुद्र में सिर्फ एक बूंद थी। जब तक 9 छिद्रों वाले दैवीय अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया तब तक उसकी शक्ति तुरंत छलांग और सीमा से बढ़ जाएगी। उन्हें अब ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल करने के लिए इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मियाओ सिसी की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं इसे अभी नहीं बेच रहा हूं। यदि आप एलिमेंटल इमोर्टल ग्रास वापस चाहते हैं तो 10 मिलियन ब्लडस्टोन निकाल लें। फिर उसने फिर से ये शिवेन की ओर देखा। जब उसने अभी अभी ये जिवेन की सीधी साधी नज़र देखी तो उसे पता चला कि 1 मिलियन ब्लडस्टोन्स उसके लिए बस एक बूंदाबांदी थी। उसके हृदय में बेचैन विचार अचानक फिर से सक्रिय हो गए। मूल रूप से जब उन्होंने राशि की सूचना दी तो उन्होंने शालीनता महसूस की। अब ऐसा लग रहा था कि अधिक न मांगने के कारण उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या तुम मरना चाहते हो? 10 मिलियन, मियाओ सीसी चिल्लाया और चिल्लाया। यदि 1 मिलियन ब्लडस्टोन्स को केवल एक अत्यधिक मांग के रूप में माना जा सकता है तो 10 मिलियन ब्लडस्टोन्स वास्तव में डकैती थे। अचानक ये कियान और अन्य लोगों की भी दाढ़ी वाले व्यक्ति पर नजर पड़ी। अचानक उनके शरीर से एक मजबूत हत्या का इरादा फूट पड़ा। दाढ़ी वाला आदमी पारलौकिक क्षेत्र के पहले स्वर्ग में सिर्फ एक साधारण योद्धा था। वह इतने सारे विशेषज्ञों के दबाव का सामना कैसे कर सकता था? वह तुरंत डर गया। तुम क्या चाहते हो? यह ओरिएंटल सिटी का बाजार है। अगर तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो तो तुम मुर्दा मांस हो। दाढ़ी वाले ने झट से उत्तर दिया। यह कहते हुए उन्हें अचानक अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने अपनी पीठ सीधी की और मियाओ सिसी और अन्य लोगों को अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ देखा। यह स्थान ओरिएंटल सिटी का आधिकारिक बाजार था। यहाँ परेशानी पैदा करना ओरिएंटल सिटी के मुंह पर सबके सामने तमाचा मारने जैसा होगा। एक बार ऐसा होने पर यदि ओरिएंटल सिटी ने हस्तक्षेप नहीं किया तो यह अजीब होगा। यह सोचकर वह तुरंत शांत हो गया। वैसे भी एलिमेंटल रिटर्निंग इमोर्टल ग्रास उसके हाथों में था। वे और क्या कर सकते थे? इस समय गाओ जुबान और अन्य लोग थोड़े झिझक रहे थे। पूर्वी सागर क्षेत्र की निरोध स्वाभाविक रूप से उनके लिए महान था। कितने लोगों में अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ने की हिम्मत थी? क्या वह जीने से नहीं थकेगा? मूल रूप से मैं आपके साथ उस 1 मिलियन ब्लडस्टोन के बारे में मोलभाव नहीं करना चाहता था। हालांकि आपने 10 गुना अधिक उद्धृत किया, लेकिन मैं आपके साथ अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जल्दी में था। हालांकि आप वास्तव में लालची थे और 1 करोड़ ब्लडस्टोन मांगना चाहते थे। मुझे लगता है कि तुम लालच में अंधे हो गए हो और मूर्ख बन गए हो, ये जिवेन ने धीरे से कहा। मुझे परवाह नहीं है। यदि आप 1 करोड़ युआन नहीं निकालते हैं तो मेरे पास से एलिमेंटल इमोर्टल हर्ब वापस लेने के बारे में सोचना भी मत। उसका रंग अचानक कुछ लाल हो गया। आसपास के कई लोगों ने उसे देखा, उनकी आंखों में हास्यास्पद रूप। हालांकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि एक शिवेन इस बाजार में उसके साथ गिर जाएगी। कितना लापरवाह! ये जिवेन की आंखों में एक ठंडी नजर आ गई। 10 मिलियन ब्लडस्टोन उसके लिए बहुत अधिक नहीं हो सकते हैं। वह अभी भी इसे वहन कर सकता था। हालांकि वह दूसरों को उसके साथ चूसने वाले की तरह व्यवहार करने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह सबसे मूर्ख चूसने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो अपने शब्दों से पीछे हट जाएगा और उसके सामने कीमत बढ़ा देगा। थप्पड़! जोर का थप्पड़ सुनाई दिया। दाढ़ी वाले अधेड़ को थप्पड़ ने उड़ा दिया। उसका शरीर सीधे कई स्टालों से टकराया और सीधे जमीन पर गिर गया। तो जिवेन ने अपनी ताकत को नियंत्रित कर लिया था। हालांकि अत्याचारी शरीर की ताकत को हल्के में कैसे लिया जा सकता है? ये शिवेन ने उसका सिर लगभग कुचल दिया था। उसका आधा चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था और उसके सारे दांत टूट चुके थे। तुम वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? दाढ़ी वाले आदमी ने, जो आत्मविश्वास से भरा था, अविश्वास में कहा। फिर उसने ऊपर देखा और चिल्लाया, कोई लोगों को मार रहा है। कोई लोगों को बाजार में चीजें खरीदने और बेचने के लिए मजबूर कर रहा है।
यदि पहले लोगों के एक छोटे से समूह ने इस स्थान पर ध्यान दिया होता तो अधिकांश लोग अब येज़िवेन और अन्य की दिशा में देख रहे थे। वे और भी उत्सुक थे। कोई वास्तव में लोगों को ओरिएंटल सिटी में चीजें खरीदने और बेचने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। क्या वह मृत्यु को प्रणाम नहीं कर रहा था? यह व्यक्ति कौन है? क्या वह मौत को दावत दे रहा है? क्या वह ओरिएंटल सिटी के नियमों को नहीं जानता? यह व्यक्ति बेवकूफ़ होना चाहिए। वह वास्तव में बाघ की मूंछों को सहलाने की हिम्मत करता है। क्या यह मौत को दावत नहीं दे रहा है? यह व्यक्ति सही नहीं है। वह थोड़ा परिचित लग रहा है। मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है। ओह, मुझे याद है। क्या यह उस दिन का रहस्यमयी तलवारबाज नहीं है? कुछ लोगों ने येज़िवेन को पहचान लिया। उस दिन मध्य हवा में उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार था। हालांकि उसने केवल 3 बार अपना ब्लेड लहराया, यह उनके लिए पहले से ही बहुत भयानक था। हालांकि स्लैश की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। प्रत्येक स्लैश या तो लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के तीसरे स्तर पर एक मास्टर को गंभीर रूप से घायल कर सकता था या उसे पूरी तरह से मार सकता था। इस दक्षता को क्रूर कहा जा सकता है। बात बस इतनी थी कि वे येज़िवेन की पहचान नहीं जानते थे। अब उन्होंने केवल उन्हें रहस्यमयी तलवारबाज की उपाधि दी। हालांकि अभी भी कुछ लोग थे जिन्होंने येज़िवेन को पहचान लिया और तुरंत रुक गए। देखने के लिए एक अच्छा शो है। यह रहस्यमय तलवारबाज अत्यंत अत्याचारी है, लेकिन ओरिएंटल सिटी की गरिमा भी उल्लंघनीय है। ये दिलचस्प होने जा रहा है। इस समय आकाश से कुछ ठंडी चीखें सुनाई दीं। मेरे ओरिएंटल सिटी में कौन परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है? फिर लोगों का एक समूह दूर से उड़ता हुआ आया और आ गया। यह ओरिएंटल सिटी की कानून प्रवर्तन टीम थी। जब साइडबन वाला अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया तो वे सभी वास्तव में आ गए। इस समय साइडबन वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाया, यह वे हैं। यह वे हैं। वे वास्तव में यहाँ बिक्री को मजबूर करना चाहते हैं। वे मेरे एलिमेंट रिटर्निंग इमॉर्टल ग्रास को छीनना चाहते हैं। जल्दी करो, उन्हें पकड़ो। बकवास। यह स्पष्ट है कि आप कीमत बढ़ाना चाहते हैं। आप वास्तव में 100,000 ब्लडस्टोन्स को 10 मिलियन में बेचना चाहते हैं। क्या यह जलते हुए घर को लूटना नहीं है? मियाओ सिसी ने जल्दी से अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए कहा। जिस तरह से सभी ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को साइडबन के साथ देखा वह अचानक बदल गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह रहस्यमय तलवारबाज बिक्री को मजबूर करना चाहता था। हालांकि यह पता चला कि ऐसा नहीं था। 100,000 ब्लडस्टोन्स का एक आइटम वास्तव में 10 मिलियन में बेचना चाहता था। यह व्यक्ति बहुत ही काले दिल वाला था। साइडबन वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को भी इस समय शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उन्होंने अभी भी कानून प्रवर्तन टीम के समर्थन पर भरोसा किया और कहा, वह भी मेरी वस्तु है। मैं इसे जितना चाहूं बेच सकता हूं। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इसे खरीदें या इसे छोड़ दें। इस समय कानून प्रवर्तन टीम के कप्तान ने अचानक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को साइडबन से थप्पड़ मार दिया। उसके चेहरे का दूसरा आधा हिस्सा तुरंत सूज गया। आप साइडबन वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अविश्वास में कानून प्रवर्तन टीम के कप्तान को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कानून प्रवर्तन टीम का कप्तान वास्तव में येज़िवेन और अन्य लोगों को उसे मारने में मदद करेगा। हालांकि वह थोड़े काले दिल के थे, फिर भी कोई रास्ता नहीं था। कानून प्रवर्तन टीम के कप्तान के पास येज़िवेन और अन्य लोगों की मदद करने और खुद की मदद न करने का कोई कारण नहीं था। मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा मुनाफाखोरों से नफरत करता हूँ। जल्दी करो और उस अमर घास को लौटाने वाले तत्व को बाहर निकालो और खो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। कानून प्रवर्तन टीम के कप्तान ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को साइडबन से जमकर घूरा। साइडबन वाला अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी गूंगा था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई हैं। उसने वास्तव में एक चट्टान उठाई थी और उसे अपने पैरों पर पटक दिया था। अब 10 मिलियन ब्लडस्टोन्स के बारे में भूल जाए। उन्हें डर था कि उन्हें अमर घास देने वाले तत्व को व्यर्थ में देना पड़ेगा। हालांकि वह इस समय क्या कर सकता था? मियाओ सिसी और अन्य लोग उसे इस तरह घूर रहे थे जैसे कोई बाघ अपने शिकार को देख रहा हो। कानून प्रवर्तन दल के सदस्यों का उसके पक्ष में खड़े होने का कोई इरादा नहीं था। इस समय वह केवल अमर घास लौटने वाले तत्व को कड़वाहट से निकाल सकता था। फिर वह घूमा और जल्दी से भीड़ में गायब हो गया। यह बहुत बड़ा नुकसान था। इस बार वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यंग मास्टर, यह आपका अमर घास लौटाने वाला तत्व है। कानून प्रवर्तन टीम के कप्तान ने आदरपूर्वक लौटते हुए अमर घास को येज़िवेन के हाथ में एक सम्मानजनक नज़र से सौंप दिया। आप मुझे जानते हैं। येज़िवेन ने कानून प्रवर्तन टीम के कप्तान को कुछ अजीब तरीके से देखा। कप्तान शुरू से ही बहुत अजीब स्वभाव का था। हालांकि यह आदमी वास्तव में थोड़ा सा काला दिल था, लेकिन कानून के मामले में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं यंग मास्टर ये को जानता हूं, लेकिन शायद यंग मास्टर ये मुझे नहीं जानता। इससे पहले हमारा ओरिएंटल सिटी यंग मास्टर ये की मदद के कारण बच गया था। कानून प्रवर्तन टीम के कप्तान ने कहा।
ये जिवेन समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि कानून प्रवर्तन दल का कप्तान उसका पक्ष ले रहा था। तो यह ऐसा ही है। वास्तव में मैंने ज्यादा मदद नहीं की। यह सब सिटी लॉर्ड झेंग के लिए धन्यवाद था, ये जिवेन ने कहा। यह एक विनम्र टिप्पणी नहीं थी, यह सच था। अगर झेंग बयई ने ज्यादातर हमलों को नहीं रोका होता तो ये जिवेन के लिए इन विशेषज्ञों के लिए लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के तीसरे स्तर पर एक मैच होना असंभव होता। अधिक से अधिक वह बेदाग पीछे हटने में सक्षम होता। यह झेंग बयई थी जो तब तक बनी रही जब तक कि अन्य विशेषज्ञ ठीक नहीं हो गए। तभी वह ब्लड यूनियन से लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के तीसरे स्तर के सभी विशेषज्ञों को रोकने में सफल रहा। लहू के एक भाग को छोड़ जो नगर से बाहर रहता या उनमें से अधिकांश नगर के विशेषज्ञों के लिए युद्ध की लूट बन गए। किसी के आदेश के बिना वे ओरिएंटल सिटी के बैरियर गठन के हमलों के तहत पूरी तरह से हार गए थे। जल्द ही वे सभी के लिए युद्ध की लूट बन गए। उस दिन सभी ने वास्तव में भाग्य बनाया। उस लड़ाई ने येक शिवेन को भी प्रसिद्ध कर दिया था। हालांकि वह झेंग बयई, चांग जियई और अन्य लोगों की तरह चमकदार नहीं था, फिर भी वह लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के मध्यवर्ती स्तर पर अपनी ताकत से लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के तीसरे स्तर के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम था। उस समय भी इसने सभी को चौंका दिया था। इसने कई लोगों को इस रहस्यमयी तलवारबाज की याद दिला दी। जो भी हो, उस समय बहुत सारे लोग थे। केवल यंग मास्टर ये और कुछ अन्य लोग आगे बढ़े। हमारा ओरिएंटल शहर बहुत आभारी है। अगर यंग मास्टर ये ने 2 लोगों को नहीं मारा होता तो शायद हमारा सिटी लॉर्ड इसे रोक नहीं पाता, कानून प्रवर्तन टीम के कप्तान ने कहा। वास्तव में उस समय झेंग बयई की स्थिति को एक दीपक कहा जा सकता था जिसका तेल खत्म हो गया था। अगर 2 और लोग अंदर चले गए होते तो शायद वह रुक नहीं पाता। हालांकि वे अब उसकी विशिष्ट स्थिति को नहीं जानते थे, यह स्पष्ट था कि वह मरा नहीं था। यह कुछ भी नहीं है। किसी भी मामले में मुझे आज भी आपकी मदद के लिए कप्तान का शुक्रिया अदा करना है। ये जिवेन ने एलिमेंटल रिटर्निंग इमॉर्टल ग्रास लिया और अपने हाथों को सहलाते हुए कहा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं पहले निकलूंगा, फिर हम यंग मास्टर ये को नहीं रोकेंगे। सराय के कमरे में ये जिवेन फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके पूरे शरीर पर प्रकाश की सुनहरी किरणें फूट पड़ीं। उसके शरीर में रहस्यमय स्थान एक अकल्पनीय रंगीन प्रकाश में फट गया। यह 9 ओरिफिसेस डिवाइन एलिक्सिर का अमृत नुस्खा लगातार निकाल रहा था। यह अमृत नुस्खा सबसे कठिन अमृत नुस्खा कहा जा सकता है जिसे येक शिवेन ने कभी भी अभ्यास किया था। यह न केवल एक दोषरहित ग्रेड था, बल्कि यह पृथ्वी स्तर की गुणवत्ता में भी प्रवेश कर चुका था। यह ह्यूमन लेवल से बिल्कुल अलग था। एक ही समय में बड़ी संख्या में ब्लडस्टोन और स्पिरिट क्रिस्टल जलाए गए, जिससे ये जिवेन के रहस्यमय स्थान में प्रवेश हो गया। ये जिवेन की आत्मा की गहराइयों में बड़ी मात्रा में जानकारी निकाली गई और ब्रांडेड की गई। ये जिवेन के ऊपर आसमान में खून के रंग का एक आईना तैर रहा था। यह उबल रहा था और खून के रंग का प्रकाश लगभग पूरे कमरे में भर गया था। आंदोलन जब वह अमृत को परिष्कृत कर रहा था बहुत बड़ा था, विशेष रूप से निर्दोष ग्रेड अमृत। इस भीड़ भरी जगह में अमृत को शुद्ध करना एक बहुत ही समस्यात्मक निर्णय था, लेकिन येक शिवेन अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उल्लेख नहीं करने के लिए उसकी रक्षा के लिए अद्वितीय तलवार, येकियानकियान और अन्य लोग थे, इसलिए उसने सराय में अमृत को परिष्कृत करने का फैसला किया। लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से तैयार रहना था और सारी आभा को ढाल देना था। ये जिवेन कीमिया शुरू करने की जल्दी में नहीं थी, लेकिन पहले उसने उपकरणों को परिष्कृत करना शुरू किया। उसके सामने अज्ञात खनिज पदार्थ का एक द्रव्यमान द्रव के द्रव्यमान में पिघलाया जा रहा था, और उसके नीचे एक धधकती लौ थी जो लगातार उन अशुद्धियों को भून रही थी और परिष्कृत कर रही थी। धीरे धीरे येक शिवेन के सामने एक देग के आकार का यंत्र दिखाई दिया। यह मानव स्तर की कीमिया भट्टी निकला। उनकी वर्तमान ताकत के साथ, जब तक पर्याप्त सामग्री थी, यह मानव स्तर के उपकरण को परिष्कृत करने के लिए केक का एक टुकड़ा था। यदि वह अमृत को शुद्ध करना चाहता था तो उसे कीमिया भट्टी की आवश्यकता थी। पिछली कीमिया भट्टी सिर्फ एक महान ऋषि उपकरण थी। साधारण अमृत को परिष्कृत करने के लिए यह मुश्किल से ही पर्याप्त था। निर्दोष ग्रेड अमृत को परिष्कृत करते समय भी प्रभाव को केवल औसत माना जा सकता है। हालांकि ये जिवेन की सटीक तकनीक के तहत अभी तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इस तरह की अर्थ रैंक औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए सबसे अच्छा स्वाभाविक रूप से अर्थ रैंक या कीमिया भट्टी से ऊपर होना था, लेकिन एक मानव रैंक कीमिया भट्टी का मुश्किल से उपयोग किया जा सकता था, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ये जिवेन के पास कीमिया की कोई विरासत नहीं थी, इसलिए उसके उपयोग के लिए एक कीमिया भट्टी का होना असंभव था, इसलिए वह केवल उच्च स्तर की कीमिया भट्टियों को परिष्कृत करना जारी रख सकता था। इसके अलावा वह अभी भी एक दबला था, इसलिए कीमिया भट्टी का इस तरह का अस्थायी बलिदान 1 या 2 बार नहीं हुआ था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। अगर कोई कार्यकर्ता अच्छा काम करना चाहता है तो उसे पहले उसके औजारों को तेज करो। एक शीर्ष स्तरीय मानव स्तर की कीमिया भट्टी को परिष्कृत करने में उसे पूरा 1 दिन लग गया, और यह धीरे धीरे आकार लेने लगी और हवा में दिखाई देने लगी।
येज़िवेन ने राहत की सांस ली और जेन युआन को तुरंत अपने पूरे शरीर में फैला लिया। उसने अपने हाथ पर चुटकी ली और अपने जेन युआन को उत्तेजित किया। अचानक कीमिया भट्टी से एक लौ उठी। यह एक शुद्ध कीमिया आग थी। फिर उसने औषधीय जड़ी बूटियों को भट्टे में डाला। परिचित और अपरिचित औषधीय जड़ी बूटियों को येज़िवेन द्वारा कीमिया भट्टी में फेंक दिया गया था और उन्होंने सावधानी से आग को नियंत्रित किया और उन्हें क्रम में फेंक दिया। येज़िवेन केंद्रित दिख रहे थे, उनकी आंखें कीमिया भट्टी पर टिकी थीं और उनकी गहरी आंखों की जोड़ी में अंतहीन कीमिया आग उबल रही थी और उछल रही थी। उसने सावधानी से लौ के तापमान को नियंत्रित किया, लेकिन यद्यपि वह सावधान था, वह घबराया नहीं था, क्योंकि 9 ओरिफिस डिवाइन पिल के बारे में सभी प्रकार की जानकारी हजारों बार निकाली जा चुकी थी और सभी प्रकार की तरकीबें निकाली जा चुकी थीं। अपने दिमाग में येज़िवेन ने दर्जनों बार इसका अनुकरण भी किया था। शुरू से ही ज्यादातर असफलताएं, लेकिन बाद में अधिक से अधिक जानकारी निकाली गई और वह उन सभी में सफल रहा। क्योंकि सामग्री का केवल एक सेट था, इसलिए उसने लापरवाही से निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले कि वह वास्तव में इसे आजमाने का साहस करता, उसने पहली बार अनगिनत बार अनुमान लगाया। तो अब, हालांकि येज़िवेन पहली बार ही शोधन कर रही थी, यह उसकी उंगलियों पर कहा जा सकता था। उनका हुनर पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत था, इसलिए रिफाइन करना मुश्किल नहीं था। हालांकि येज़िवेन के नियंत्रण में कीमिया की आग बहुत मजबूत थी और थोड़े समय में परिष्कृत करने के लिए उसने कीमिया की आग को बढ़ा दिया, लेकिन यह अभी भी येज़िवेन द्वारा दृढ़ता से नियंत्रित किया गया था। 1 घंटे से भी कम समय में कीमिया भट्टी ने एक भनभनाहट की आवाज जारी की और औषधीय सुगंध तुरंत सराय के पूरे कमरे में भर गई। येज़िवेन ने अपना हाथ हिलाया और कीमिया भट्टी का ढक्कन सीधे उड़ गया और उसके सामने एक सुनहरी गोली दिखाई दी। औषधीय सुगंध सभी दिशाओं में बह निकली और यह एक पीली सुनहरी आभा से भी ओतप्रोत थी और इसके अंदर चमकते दाव का एक हल्का निशान था। येज़िवेन ने राहत की सांस ली। हालांकि वह अभी बहुत शांत था, यह कहना असंभव था कि वह नर्वस नहीं था। आखिरकार, सामग्री का केवल एक सेट था। यदि वह विफल हो गया, तो भगवान जाने कब वह 9 ओरिफिस डिवाइन पिल को फिर से परिष्कृत कर सकता है। मूल रूप से, वह तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक कि वह परिष्कृत करने के लिए सामग्री खरीदने के लिए बाहर न चला जाए। लेकिन जब से उसने पहले रहने का फैसला किया, उसने अचानक दबाव महसूस किया। बाद में रक्त क्षेत्र में आने वाली स्थिति से निपटने के लिए उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। सुनहरी गोली अचानक उड़ गई। यह वास्तव में बचना चाहता था। यह वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रकृति थी। हालांकि येज़िवेन पहले से ही तैयार थी। उसने तुरंत एक बड़ा हाथ बढ़ाया और सीधे गोली को पकड़ लिया। उसने इसे सीधे अपने मुंह में भर लिया और गोली की प्रभावकारिता को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। यह 9 ओरिफिस डिवाइन पिल अभी येज़िवेन के पेट में दाखिल हुई। येज़िवेन ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में एक शक्तिशाली औषधीय प्रभाव उबलने लगा है। हाँ, पहले जैसी स्थिति नहीं थी। यह शक्तिशाली औषधीय प्रभाव उसके शरीर में उबलते पानी की तरह था और यह वास्तव में उसके छिद्रों से बाहर निकल गया। यहाँ तक उनका शरीर भी इस औषधीय प्रभाव को समाहित नहीं कर सका। इस समय येज़िवेन को अंत में याद आया कि येमो ने क्या कहा था। दूसरे शब्दों में, हालांकि यह 9 ओरिफिस डिवाइन पिल शक्तिशाली थी, वास्तव में हर कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी औषधीय प्रभावकारिता बहुत अधिक प्रभावशाली थी। ज्यादातर लोगों को डर था कि एक बार इसे निगलने के बाद वे पूरी तरह से फट जाएंगे और मर जाएंगे। केवल अत्याचारी शरीर जैसी काया ही इसे बलपूर्वक दबा सकती थी। इसके अलावा, यदि औषधीय प्रभावकारिता पर्याप्त तीव्र नहीं थी, तो यह थोड़े समय में येज़िवेन को ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में प्रवेश करने में कैसे मदद कर सकती थी। तुरंत उन्होंने कुछ और नहीं सोचा और तुरंत अवलोकन करने वाले व्यक्तिशास्त्र को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने शरीर के सभी छिद्रों को सील कर दिया और औषधीय शक्ति को अपने शरीर में डाल लिया। फिर उन्होंने औषधीय शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके अपनी शक्ति में बदलने के लिए ऑब्जर्विंग पर्सन इंजील को परिचालित किया। येज़िवेन की मार्शल शक्ति भी रॉकेट की तरह उड़ने लगी। हालांकि गति बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन पिछली गति की तुलना में यह अभी भी बहुत तेज थी। और येज़िवेन के बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में समय भी धीरे धीरे बीत रहा था। पलक झपकते ही 10 दिन से अधिक बीत चुके थे और पूरा ओरिएंटल शहर अधिक से अधिक जीवंत हो गया था। पूरे ओरिएंटल शहर में ही नहीं, बल्कि शहर के बाहर भी कई स्वामी रहते थे। अब रक्त की दुनिया में मानव कबीले के लगभग सभी स्वामी यहां से गुजरने और अपने अपने समुद्र में वापस जाने के इच्छुक थे। ब्लड यूनियन की आक्रामकता के कारण वे पहले ही पीछे हटने को मजबूर हो चुके थे। हालांकि अगर दोनों पक्ष लड़ते रहे, तो हो सकता है कि रक्त संघ मानव कबीले के लिए मेल न खाए। आखिरकार मानव कबीले को संख्या में फायदा हुआ। करोड़ों लोग किसी भी ताकत को कुचलने के लिए काफी थे, लेकिन कोई भी इस तरह रक्त संघ से लड़ने को तैयार नहीं था। अगर वे जीत भी जाते हैं, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और नीचे के योद्धाओं को तोप के चारे की तरह बलिदान कर दिया जाएगा।
ऐसा नहीं था कि उच्च अधिकारी उन्हें बलिदान देना चाहते थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ताकत जितनी कम थी, उसे मारना उतना ही आसान था। इस मामले में कोई भी रहने और दूसरों के लिए शादी की पोशाक बनाने को तैयार नहीं था। बेशक कुछ बहादुर और कुशल लोग भी थे जिनका इरादा बिल्कुल भी छोड़ने का नहीं था। वे बस रहना चाहते थे। वैसे भी वे बिखरे और बिखर गए थे। ब्लड यूनियन के उन लोगों के लिए उन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। यह ठीक उसी तरह था जैसे कई मानव विशेषज्ञों के लिए ब्लड यूनियन के उन लोगों को ढूंढना आसान नहीं था। चूंकि एक के बाद एक दर्जन से अधिक ठिकानों को पलट दिया गया, इसलिए रक्त संघ के लोग अधिक सावधान और अधिक कम महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल था। सराय में जहां ये जिवेन बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही थी, बाई हन्मो और अन्य लोग बोरियत में टेबल पर झुक गए। हाँ, फले फूले बादल सागर क्षेत्र के कई उस्ताद भी ओरिएंटल सिटी पहुंचे थे। हालांकि फलता फूलता क्लाउड सी रीजन दूरस्थ था, फिर भी इसे ब्लड यूनियन मास्टर्स द्वारा लक्षित किया गया था। अंत में सभी को हार माननी पड़ी और जियान वुशुंग और अन्य लोगों से मिलने के लिए ओरिएंटल सिटी आ गए। हालांकि वे लंबे समय से जियान वुशुंग से अलग थे, उनके पास संचार के अपने साधन थे। जैसे ही वे ओरिएंटल सिटी पहुंचे, उन्होंने जियान वुशुंग से संपर्क किया। इसमें 1 महीने से अधिक समय में मियाओ सिसी और अन्य लोगों की ताकत ने काफी प्रगति की थी। रक्त पत्थर की सहायता से उनकी प्रगति की गति को उड़ने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मियाओ सिसी और अन्य दो सभी ने कानून घोषणा क्षेत्र के पहले स्वर्ग के शिखर में प्रवेश किया था, और जियान वुशुंग ने कानून घोषणा क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग में एक झटके में प्रवेश किया था। तो कियान, जिसने हमेशा उच्च गति बनाए रखी थी, ने कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के शिखर में प्रवेश किया था। यहाँ तक जियान वुशुंग भी इतनी तेजी से थोड़ा चौंक गया था। इससे पता चलता है कि वर्षों से ये कियान का संचय कितना गहरा था। एक बार जब वह फूट पड़ी तो उसकी ताकत में इतनी तेजी से सुधार हुआ। फले फूले बादल सागर क्षेत्र के लोगों के समूह के बीच सबसे मजबूत, अब मूल सबसे मजबूत मास्टर यंग मास्टर सी ड्रैगन नहीं बल्कि बाई हन्मो थी। बाई हन्मो, जो मूल रूप से दूसरों से पिछड़ रही थी, ने जियान वुशुंग के साथ पकड़ बनाते हुए कानून घोषणा क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग में प्रवेश किया था। इसके पीछे यंग मास्टर सी ड्रैगन थे, जो लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के शिखर पर थे। पेई जिंगचेन, जिंग वुहुई, याओ कियान, प्रिंसेस हाई व्यू और बाउंडलेस सी ने भी कानून घोषणा पत्र क्षेत्र के पहले स्वर्ग में प्रवेश किया था। उनके अलावा फले फूले बादल सागर क्षेत्र के सभी लोगों ने हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में प्रवेश किया था। कई लोगों ने अर्धचरणीय विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश भी कर लिया था। एक खजाने के कटोरे के रूप में फले फूले बादल शहर के साथ सभी की प्रगति अद्भुत थी। अपने अपने बलों में हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के विशेषज्ञों की खेती करने के बाद वे सभी यात्रा के लिए निकल पड़े। यदि इस बार ब्लड एलायंस ने उन्हें इतनी मेहनत से नहीं दबाया होता, तो वे शायद 1 साल से अधिक समय बाद फ्लोरिस्ट क्लाउड सिटी में वापस आ जाते और फ्लोरिस्ट क्लाउड सी रीजन में लौटने की तैयारी करते। अब ब्लड एलायंस के दबाव के कारण वे पहले से फलते फूलते क्लाउड सिटी लौट आए। उन्होंने सभी को ओरिएंटल सिटी में संगठित किया और जल्दी से जियान वुशुंग से संपर्क किया। ओरिएंटल सिटी जैसी जगह में भी ट्रांसेंडेंस रियलम के विशेषज्ञों का अपना एक स्थान था। यहाँ तक मध्यम आकार और बड़े समुद्री डोमेन की कई प्रतिभाओं की तुलना में यंग मास्टर हाई लॉन्ग और अन्य कमतर नहीं थे। यही कारण है कि उन्हें स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये लोग किसी भी समुद्री क्षेत्र में कमतर नहीं थे। हालांकि इस बार उन्हें रक्त की दुनिया में आए हुए अधिक समय नहीं हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि सभी को बहुत लाभ हुआ था। जब वे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में थे, तब की तुलना में उनकी ताकत में कई गुना सुधार हुआ था। लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे को पूर्वी सागर क्षेत्र की तरह एक मानव जाति मार्शल आर्ट पवित्र भूमि में ज्यादा नहीं माना जा सकता है, लेकिन फूले हुए बादल समुद्र क्षेत्र में इसे एक बड़ा शॉट माना जा सकता है। वे पहले से ही फले फूले बादल सागर क्षेत्र के शीर्ष शासक स्तर में प्रवेश कर चुके थे। ब्लड वर्ल्ड ट्रायल के बिना उन्हें कानून के प्रकटीकरण के दायरे को पार करने के लिए 1 या 200 साल या यहाँ तक हजारों साल लग सकते हैं। अतीत में भी ब्लड वर्ल्ड ट्रायल में हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन लेट स्टेज में प्रवेश करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। अब बहुत सारे लोग कानून के घोषणापत्र के दायरे में प्रवेश कर रहे थे। यह देखा जा सकता है कि फूले हुए बादल सागर क्षेत्र की यह पीढ़ी वास्तव में एक बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रही थी। कई प्रतिभाएं और नायक एक साथ टूट पड़े। हालांकि यंग मास्टर हाई लॉन्ग अभी भी थोड़ा अनिच्छुक था। यदि उन्हें कुछ समय दिया जाए शासक स्तर में प्रवेश करने की तो बात ही छोड़ दें, तो वे एक ही बार में शीर्ष विशेषज्ञों की श्रेणी में प्रवेश कर सकते हैं। अगले हजारों वर्षों में वे और आगे जा सकते थे, और यहाँ तक कि उन्हें कानून के प्रकटीकरण के दायरे से बाहर कदम रखने का अवसर भी मिल सकता था। वे सभी भली भांति जानते थे कि भले ही भविष्य में इतना लंबा समय था, लेकिन उनकी क्षमता अंत तक पहुंचने वाली थी। भविष्य में कानून के घोषणापत्र के दायरे के शिखर तक पहुंचने का मौका हो सकता है, लेकिन क्या वे पार कर पाएंगे, यह एक बड़ी समस्या थी।
कानून के घोषणापत्र के दायरे में हर क्षेत्र एक बहुत बड़ी तबाही थी। इस तरह एक पंक्ति में कई लोगों को पार करना असंभव था। जब तक वे जियान वुशुंग, येज़िवेन, बाई हनमो और अन्य लोगों की तरह नहीं थे जिनके पास यात्रा करने के लिए बहुत समय था। हालांकि वे यह भी जानते थे कि यह असंभव था। वे पहले से ही कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और उत्तराधिकार से दूर नहीं थे। हालांकि उनकी सेना ने उन्हें बहुत मदद दी, प्रारंभिक अवस्था में उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक लाभ दिया। इसने उनके विकास को भी प्रतिबंधित कर दिया। येशिवेन और अन्य लोगों की तरह वे कहीं नहीं जा सकते थे। यह उनके लिए लग्जरी थी। इस समय हर कोई इस सराय में इकट्ठा था, पूर्वी शहर के ऊपर आकाश में स्पेस टाइम गेट के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर वे स्पेस टाइम गेट से गुजरेंगे और अपने अपने समुद्र में लौट आएंगे। मैं बिग ब्रदर ये को एक सरप्राइज देना चाहता था। कौन जानता था कि वह अब इतना शक्तिशाली था, बाई हनमो ने उदास होते हुए कहा। येज़िवेन के जाने के समय की तुलना में बाई हनमो की ताकत में जबरदस्त बदलाव आया था। शुरू में वह येशिवेन को सरप्राइज देना चाहता था या फिर येशिवेन के सामने दिखावा करना चाहता था। किसने सोचा होगा कि येशिवेन की प्रगति उससे भी तेज होगी। 1 महीने पहले उसने ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में पहले से ही एक मास्टर को मार डाला था। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि वह इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर पर भरोसा करते थे, कोई भी उनकी खुद की ताकत को नहीं पहचान सकता था। इससे वह थोड़ा उदास रहने लगा। वह एक राक्षस है, सामान्य व्यक्ति नहीं। इस समय यंग मास्टर है लॉन के शब्द तुरंत कई लोगों के साथ गूंज उठे। वास्तव में उनकी राय में येज़िवेन का युद्ध रिकॉर्ड केवल एक राक्षस का था, सामान्य व्यक्ति का नहीं। एक इंसान की तुलना एक राक्षस से कैसे की जा सकती है? यह सोचकर सबका मूड काफी अच्छा हो गया। हाँ, वे मनुष्य थे। मनुष्य की तुलना राक्षसों से नहीं की जा सकती। भले ही उनमें से कई को अपने अपने समुद्र में राक्षसी प्रतिभा कहा जाता था, येशिवेन की तुलना में ऐसा लगता था कि इसमें गर्व करने की कोई बात नहीं थी। यह विशेष रूप से यंग मास्टर सी ड्रैगन और अन्य लोगों के लिए था। जब वे येशिवेन को जानते थे तो अब उसके पास किस तरह की ताकत थी, यह बिल्कुल अकल्पनीय था। अगर वे येशिवेन की ताकत को हमेशा से नहीं जानते तो शायद वे वास्तव में विश्वास नहीं करेंगे कि येशिवेन की प्रगति इतने भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। विशेष रूप से जब उन्होंने ब्लड वर्ल्ड में प्रवेश किया तो उनकी ताकत की प्रगति युआन राजवंश में सभी की कल्पना से परे थी। अगर उन्हें अभी भी पहले येशिवेन के समान स्तर पर माना जा सकता था तो वे अब येशिवेन से बहुत पीछे थे। यह अफसोस की बात है। धिक्कार है, मैं इस तरह वापस नहीं जाना चाहता। अभी भी 1.5 साल बाकी है। पेई जिंगचेन ने अपने माथे पर अपनी हथेली रखते हुए उदासी से कहा। इस दौरान उन्होंने काफी तरक्की की थी। यहाँ तक उसने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि वह रक्त की दुनिया में एक झटके में कानून के घोषणापत्र के दायरे में कदम रख सकता है। अतीत में फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र के युवा विशेषज्ञों के लिए ब्लड वर्ल्ड में हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में कदम रखना आसान नहीं था। कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र बहुत दुर्लभ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने केवल आधे रास्ते को पार किया था। अगर बाकी के 1.5 साल बीत गए तो उसे भी नहीं पता होगा कि उसकी ताकत किस हद तक बढ़ जाएगी। वह अब वापस जाने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? औरों के भी यही भाव थे। इस समय कोई भी इस तरह नहीं जाना चाहता था। लानत, रक्त, संग, बदबूदार कीड़ों का एक झुंड, चूहे जो प्रकाश नहीं देख सकते। इस समय सीकुआन भी बहुत उदास होकर चिल्लाया। हालांकि रक्त की दुनिया में अनगिनत खतरे थे, फिर भी अनगिनत अवसर भी थे, खासकर उनके जैसे शीर्ष प्रतिभाओं के लिए। उनके दिलों में महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से इस छोटे से हिस्से तक सीमित नहीं थी। बूम! नगर के ऊपर से एक भयानक और भयानक ध्वनि सुनाई दी। एक अभूतपूर्व भयानक दबाव आसमान से उतरा और पूरे ओरिएंटल शहर पर गिर गया। दुश्मन का हमला। सीकुआन सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले थे। कुछ समय पहले ओरिएंटल सिटी ने पहले ही ऐसी स्थिति का अनुभव किया था, इसलिए जब ऐसा हुआ तो सभी ने फौरन रिएक्ट किया। सभी लोग सराय से बाहर भागे और आसमान की ओर देखने लगे। उन्होंने खून के रंग के अनगिनत उड़ने वाले जानवरों को आसमान में एक अंतहीन खून का बादल बनाते हुए देखा, जो जानलेवा तरीके से नीचे की ओर झपट्टा मार रहे थे। इस समय ओरिएंटल सिटी पर सभी संरचनाओं में अचानक जान आ गई और अनगिनत प्रकाश किरणें फूट पड़ीं। बूम बूम बूम! अनगिनत प्रकाश किरणें बह गईं और रक्त के रंग के राक्षसी पक्षियों द्वारा निर्मित रक्त बादल इन प्रकाश किरणों के हमले के तहत सीधे सत्यानाश हो गया। हालांकि इन उड़ने वाले जानवरों की संख्या बहुत अधिक थी, जैसे कि उनका कोई अंत ही न हो। उन्होंने जल्दी से खाली जगह को भर दिया और असीम रक्त का बादल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। रक्त गठबंधन। सबके मन में बस यही ख्याल रह गया था, रक्त गठबंधन के अलावा और कौन हो सकता है इतने बड़े पैमाने पर रक्त बीज का हमला। हालांकि रक्तबीजों ने रक्तबीजकों के उन्माद को भी भड़काया और शहर पर हमला किया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और संगठित हमले को देखना दुर्लभ था। सब देखते रहे। निश्चित रूप से इन रक्त पशुओं के ऊपर रक्त के बादल में कुछ अस्पष्ट आकृतियां दिखाई दीं।
धिक्कार है, यह वास्तव में ये लोग हैं जो प्रकाश नहीं देख सकते हैं। हम जल्द ही जा रहे हैं, क्या वे हमें अच्छा समय नहीं देंगे? धिक्कार है, चलो उनसे लड़ो। हर कोई धर्मी क्रोध से भर गया। ब्लड एलायंस का इरादा उन सभी को मारने का था, उन्हें पीछे हटने भी नहीं दिया। वे वास्तव में उन्हें भोजन के रूप में मानते थे, उनका शिकार करते थे और उन्हें शुद्ध करके ब्लड युआन पिल्स बनाते थे। शहर के बाहर के योद्धा भी इन रक्तरंजित पक्षियों से निपटने के लिए शहर की सुरक्षा का उपयोग करते हुए शहर लौट आए। लड़ाई लगभग कुछ ही सांसों में शुरू हो गई। इन पक्षियों का आगमन बिना किसी चेतावनी के हुआ और उनका पहले संवाद करने का कोई इरादा नहीं था। उनके पहुंचते ही भीषण युद्ध छिड़ गया। हर कोई थोड़ा घबराया हुआ था, खासकर छोटे समुद्री क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ। इस समय वे और भी घबराए हुए थे। उनमें से कई केवल उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर पर थे। यहाँ तक सबसे शक्तिशाली भी केवल आधे चरणीय कानून घोषणापत्र प्रारंभिक दायरे में थे। उन्हें 1 महीने पहले इस तरह की लड़ाई का सामना नहीं करना पड़ा था। इस समय अनगिनत रक्त रंजित पक्षियों को पागल गति से भागते हुए देखकर कोई भी भयावहता की कल्पना कर सकता है। ऐसा लगा जैसे इन रक्तरंजित पक्षियों के नियंत्रण में उनका जीवन हो। हालांकि इनमें से अधिकांश रक्तरंजित पक्षी केवल पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर पर थे। जब संख्या दसियों हजार या यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों तक पहुंच गई तो यह बेहद भयानक था। कई लोगों ने यह भी सोचा कि रक्त गठबंधन ने सभी पक्षियों को यहाँ रक्त क्षेत्र में भेजा है। इन पक्षियों में बड़ी संख्या में ऐसे पक्षी थे जो ट्रांसेंडेंस दायरे या यहाँ तक कि ट्रांसेंडेंस दायरे से आधा कदम दूर थे। अगर वे सावधान नहीं होते तो वे उनका भोजन बन जाते। सौभाग्य से वे अभी भी ओरिएंटल सिटी के बचाव के खिलाफ लड़ रहे थे। वे थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं जा सके। असंख्य प्रकाश पुंजों से बड़ी संख्या में रक्त रंजित बंजर भूमि का सत्यानाश हो गया, किंतु इन रक्त रंजित पक्षियों द्वारा अनेक व्यूह रचनाओं को भी नष्ट कर दिया गया। लड़ाई जोरों पर थी। रक्त गठबंधन के वे कीट निश्चित रूप से लगातार हैं। सिटी लॉर्ड्स मैंशन से एक ठंडी महिला की आवाज आई। फिर एक चौंकाने वाली चाबुक की छाया फूट पड़ी। यह वास्तव में आकाश के माध्यम से टूट गया और नीचे झपटने वाले पक्षियों के एक समूह को मार डाला। नेता एक धर्मप्लेन पक्षी था जो मूल रूप से शहर की सुरक्षा को नष्ट करने के आरोप का नेतृत्व कर रहा था। टकराना, टकराना, टकराना। पर्पल विप शैडो ने हमला जारी रखा। हर बार जब यह हमला करता था, एक ट्रांसेंडेंस रियल्म पक्षी फट जाता था। इन ट्रांसेंडेंस रियल्म फ्लाइंग बीस्ट्स ने डोनफेंग सिटी की रक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया था और पर्पल विप शैडो विशेष रूप से इन ट्रांसेंडेंस रियल्म फ्लाइंग बीस्ट्स को लक्षित कर रहे थे। हर कोई जानता था कि चांग जियाई ने एक चाल चली थी। शहर के 2 शीर्ष विशेषज्ञों में से एक के रूप में चांग जियाई की प्रतिष्ठा झेंग बेई की प्रतिष्ठा से कम नहीं थी। हालांकि झेंग बेई की तुलना में चांग जियाई अधिक संयमित थी। दूसरे शब्दों में, उसे इन बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। असल में वो झेंग बेई के पीछे खड़ी थी। केवल चांग जियाई ही नहीं, बल्कि इस समय शहर के अन्य ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञ भी 2 और 3 के समूहों में चलने लगे। वे सभी जानते थे कि ये साधारण पारलौकिक क्षेत्र 9th लेवल और हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन फ्लाइंग बीस्ट कोई बड़ा खतरा नहीं थे। असली खतरा था लॉ मैनिफेस्टेशन लेवल फ्लाइंग बीस्ट्स। केवल उनके साथ वे ओरिएंटल सिटी की व्यू रचना और रक्षा पर हमला कर सकते थे। जहां तक आधे कदम वाले कानून के प्रकटीकरण के उड़ने वाले जानवरों की बात है, तो ओरिएंटल सिटी की रक्षा के माध्यम से तोड़ना असंभव था। यह संख्याओं पर निर्भर रहने से ज्यादा कुछ नहीं था। हर कोई जानता था कि यह लाइन पर अपने जीवन से लड़ने का समय था। जल्द ही अंतरिक्ष समय का द्वार खुल जाएगा और वे अपने अपने समुद्री क्षेत्रों में लौट आएंगे। इन रक्त गठबंधन विशेषज्ञों का उद्देश्य उनके विपरीत था। वे उन्हें उनके संबंधित समुद्री क्षेत्रों में लौटने से रोकना चाहते थे। वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां रखना चाहते थे। जितने अधिक लोग रुके, उनके पास रक्त युआन अमृत को शुद्ध करने के लिए उतनी ही अधिक सामग्री थी। मारो, इन सड़े कमीनों को मार डालो। चलो सब बाहर चलते हैं। हम अब भी जाने से पहले रक्त गठबंधन को मार सकते हैं। हाँ, यह बहुत अच्छा है। कई योद्धा रक्षा के लिए पूरे शहर की दीवार पर निर्भर थे। वे बाहर रक्तवर्णी पशुओं पर आक्रमण करने में समर्थ थे, किंतु रक्तवर्णी पशु उन पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। हालांकि वे इतने खुश नहीं थे क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि असली ब्लड एलायंस विशेषज्ञ अभी तक जारी नहीं किए गए थे। जहां तक के रंग के इन जानवरों की बात है जिन्हें उन्होंने गुलाम बनाया था, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि उनमें से कितने ही मर गए। वैसे भी वे स्वभाव से पैदा हुए और पाले गए। कुछ भी नहीं था। बूम बूम बूम। युद्ध के परिणाम हर जगह महसूस किए जा सकते थे। इस समय हर कोई हवा में उड़ रहा था और उन उड़ने वाले जानवरों से लड़ रहा था। हालांकि जैसे जैसे संरचनाएं एक के बाद एक नष्ट होती गईं, अधिक से अधिक विशेषज्ञ मारे गए। प्रत्येक गठन के विनाश के साथ इसके भीतर के विशेषज्ञों के लिए आपदा से बचना मुश्किल होगा। खून से रंगे जानवरों का आक्रमण भी धीरे धीरे कुचल रहा था। पूरे शहर से दसियों लाख लोगों ने सामूहिक आक्रमण किया था।
उनकी दुर्जय शक्ति बस अकल्पनीय थी। जल्द ही ब्लड एलायंस द्वारा बुलाए गए रक्त रंग वाले जानवरों की संख्या कम और कम होती जा रही थी। धीरे धीरे लोगों को बड़ी संख्या में खून के रंग के जानवरों के बजाय आसमान में खून के रंग के बादल दिखाई देने लगे। हालांकि ओरिएंटल सिटी के बचाव जो वर्षों से जोड़े गए थे, अब तक लगभग ध्वस्त हो चुके थे। हालांकि हताहतों की संख्या उनकी अपेक्षा से बहुत कम थी। हालांकि सभी को खुशी का अनुभव होना शुरू भी नहीं हुआ था कि जब क्षितिज से अनगिनत दहाड़ें फैलने लगीं। फिर अनगिनत रक्त रंजित उन्मत्त ज्वार प्रकट हुए। दूर से ही अनगिनत रक्त बीज और रक्त राक्षस आने लगे। कई कमजोर विशेषज्ञों के रंग में भारी बदलाव आने लगा। ओरिएंटल सिटी की सुरक्षा कुछ समय पहले इन जानवरों के हमले का सामना करने में सक्षम थी, लेकिन अब ओरिएंटल सिटी की सुरक्षा लगभग नष्ट हो चुकी थी। इसलिए यह बहुत संभावना थी कि उन्हें अपने दम पर लड़ना होगा। इन रक्त गठबंधन विशेषज्ञों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। वास्तव में मानव जाति और समुद्री प्रजाति के लाखों विशेषज्ञों की तुलना में वे उल्लेख के लायक भी नहीं थे। इसलिए उन्हें बहुत लंबे समय तक एक बड़ा खतरा माना जाता था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने रक्त राक्षसों को प्रशिक्षित करना और पालना कब शुरू किया था। उन्होंने रक्तबीजों को उनके लिए लड़ने का आदेश दिया था। इससे उनकी संख्या की कमी पूरी हो गई थी। उल्टे उनकी संख्या ही उनका फायदा बन गई थी। ऐसा नहीं था कि मानव जाति और समुद्री जाति में कोई विशेषज्ञ नहीं थे जो जानवरों को वश में कर सकते थे। हालांकि यह बेकार था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वे रक्त की दुनिया में किसी भी प्रकार के रक्त पशुओं या रक्त राक्षसों को तब तक नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक कि वे उन्हें बाहर से नहीं लाते। इसने मानव जाति और समुद्री जाति के विशेषज्ञों को जवाबी हमले के साधन के रूप में रक्त जानवरों और रक्त राक्षसों का उपयोग करने का विचार छोड़ दिया था। वे उनसे सीधे मुकाबला करने के लिए केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते थे। यह कुछ ऐसा था जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। ऐसा लगता था कि वे कानूनों द्वारा प्रतिबंधित थे। जब तक वे ब्लड एलायंस के लोगों की तरह नहीं होते और पूरी तरह से ब्लड वर्ल्ड में एकीकृत नहीं हो जाते, तब तक इन ब्लड बीस्ट्स और ब्लड राक्षसों को ब्लड वर्ल्ड में कमांड करना असंभव था। जब अनगिनत रक्तबीज सर पर दौड़ रहे थे तो यह कल्पना से परे था कि यह कितना भयानक था। जमीन उबल रही थी। बहुत से रक्तबीज मध्य हवा में सर पर दौड़ रहे थे। उनके पंजे हवा के माध्यम से फटे और रक्त आभा पर रौंद दिए। यह देखने में भयानक दृश्य था। सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान केंद्रित किया। वे जानते थे कि वास्तव में कठिन लड़ाई अभी शुरू हुई थी। यदि वे इसे सहन कर सकते हैं तो न केवल वे अपने अपने समुद्री क्षेत्रों में लौट सकेंगे, बल्कि वे धन कमाने में भी सक्षम होंगे। इस समय सिटी लॉर्ड्स मैंशन से एक ठंडी आवाज आई, जब अंतरिक्ष समय का दरवाजा खुलता है तो चिंता न करें। ट्रांसेंडेंट रियलम योद्धा पहले निकलेंगे, उसके बाद हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ और अंत में लॉ मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के जानकार। इसी क्रम में सभी को निकलना होगा। अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता है तो हमें पूर्वी सागर क्षेत्र को निर्मम होने का दोष न दें। जब सभी ने इसे सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि यह जेंग बेई की आवाज थी। हालांकि उनकी आवाज जोश से भरी हुई थी। कई लोगों के हौसले पस्त हो गए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जेंग बेई पूरे पूर्वी शहर का आध्यात्मिक स्तंभ बन गई थी। वह एक झंडा बन गया था। जब तक जेंग बेई सुरक्षित और स्वस्थ थी, पूरे शहर का मनोबल बढ़ा रहेगा। इस व्यवस्था पर किसी ने आपत्ति नहीं की। यदि स्पेस टाइम दरार खुलने के बाद वे अव्यवस्थित तरीके से निकल जाते हैं तो दक्षता कम हो जाएगी। मूल रूप से पूर्वी शहर के पास स्पेस टाइम दरार में बहुत से लोग नहीं थे। हालांकि ब्लड अलायंस की वजह से यहां लाखों की संख्या में लोग जमा थे। यदि शक्तिशाली विशेषज्ञ पीछे रह जाते तब भी वे कुछ समय के लिए विरोध कर सकते थे। अगर कमजोर योद्धा पीछे रह गए तो यह खुद को मौत के मुंह में भेजने के बराबर होगा। साथ ही इस आदेश के अनुसार निश्चित रूप से पूर्वी सागर क्षेत्र के लोग पीछे रहने वाले होंगे। आखिरकार उनके पास सबसे अधिक विशेषज्ञ थे और जेंग बेई पीछे रहने वाली मुख्य ताकत थी। वे और क्या कह सकते थे। हालांकि बहुत से लोग जेंग बेई की तरह वीर नहीं थे, फिर भी उनके पास थोड़ी सी समझदारी थी। यह सुनने के बाद कई उत्कृष्ट क्षेत्र के योद्धा और भी उत्साहित थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि एक बार स्पेस टाइम दरार खुल जाने के बाद उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सबसे पहले निकलेंगे और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हकीकत में यह इस तरह से अधिक सार्थक था। एक जीनियस की तुलना 100 औसत दर्जे के लोगों से की जा सकती है। अगर वे अभिजात वर्ग की रक्षा कर सकते हैं तो वे अन्य औसत दर्जे के लोगों की परवाह नहीं करेंगे। यहाँ तक अगर उन्हें समुद्री क्षेत्र में जीनियस के रूप में जाना जाता है तो वे अंतहीन समुद्री क्षेत्र में कई मानव विशेषज्ञों की तुलना में केवल औसत दर्जे के होंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेंग बेई ऐसा निर्णय लेगी। विशेषज्ञ पीछे रहेंगे और उन्हें पहले जाने देंगे। उनके लिए यह पुनर्जन्म से अलग नहीं था। यदि ऐसा नहीं होता तो वे ब्लड एलायंस के हमले का विरोध नहीं कर पाते। चेन शुशन, मुझे पता है कि तुम आ गए हो, तुम क्यों छिपा रहे हो? बाहर आओ। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में जेंग बेई ने जोर से कहा।
चेन चुशन, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। तुम क्यों छिपा रहे हो? बाहर आओ। सिटी लॉर्ड के निवास में जेंग बेई ने जोर से कहा। चेन चुशन, यह नाम परिचित लगता है। यह कैसे परिचित नहीं हो सकता है? मैं उससे कैसे परिचित नहीं हो सकता? पिछले रक्त क्षेत्र परीक्षण में समुद्री वंश में एक कौतुक था। ऐसा कहा जाता था कि जब उसने पहली बार रक्त क्षेत्र में प्रवेश किया तो वह उत्कृष्ट क्षेत्र 6ठे स्तर पर था। वह औसत दर्जे का था। कौन जानता है, अंत में उसने कानून के प्रकटीकरण के दायरे को तोड़ दिया। उसकी प्रगति अद्भुत थी। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। कहा जाता है कि उस समय उनकी आयु केवल 100 वर्ष की थी। मूल रूप से वह अपनी उम्र के साथ इस सत्य तक प्रतीक्षा कर सकता था। उस समय चेन चुशान अजेय होगा, 100 साल पुराना और कोई कानून घोषणा पत्र के दायरे में खेती करने में कामयाब रहा। हे भगवान, आप मजाक कर रहे होंगे, किसी ने अविश्वास से कहा, क्योंकि वे सभी जीनियस थे। कई लोगों ने उन्हें जीनियस और राक्षसी जीनियस कहकर अपना लक्ष्य मान लिया। हालांकि चेन चुशान के सामने वे कुछ भी नहीं लग रहे थे। यह सही है, यह खबर बहुत अविश्वसनीय है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड वर्ल्ड के फिर से खुलने के बाद चेन चुशन ब्लड वर्ल्ड से बाहर नहीं आएंगे। तब से वह बिना किसी निशान के गायब हो गए। मुझे लगा कि वह मर गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी जीवित है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह रक्त गठबंधन में शामिल हो? जियान वुशुंग और अन्य लोग चौंक गए। ओरिएंटल सिटी में करोड़ों लोग थे। उनमें से किसी को भी बाहरी दुनिया में विलक्षण माना जा सकता है। वे विभिन्न समुद्री क्षेत्रों और बलों के राक्षसी आंकड़े भी हो सकते हैं। कुछ 100 वर्षों के भीतर पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर के 9वें स्तर या इससे भी अधिक ऊपर चढ़ने में सक्षम होना पहले से ही अपने आप में एक कठिन उपलब्धि थी। उल्लेख नहीं है, 100 साल की छोटी अवधि के भीतर इस तरह के स्तर पर चढ़ने में सक्षम होने के लिए इस व्यक्ति को विलक्षण कहना गलत नहीं होगा। मैंने सोचा था कि मैं पहले से ही एक जीनियस था, लेकिन ब्लड वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस जगह में कुत्तों की तरह कई जीनियस हैं। यह मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए काफी है। अब भी ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? भगवान, तुम बहुत अनुचित हो, सिकोयान ने उदासी से कहा। उसके जैसे एक अहंकारी व्यक्ति के लिए इस तरह के चरित्र का अस्तित्व बस एक दुर्गम कीड़ा था। बढ़ती गति के मामले में येजिवेन उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन उम्र के मामले में, हालांकि येजिवेन उतनी उम्र की नहीं है, लेकिन वह पहले से ही उससे कई गुना बड़ी है। याओ कियान ने कहा। वह यह कहने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति थी। आखिरकार उसने येजिवेन को उत्कृष्ट क्षेत्र से इस स्तर तक प्रगति करते देखा था। इस तरह की सुधार गति अविश्वसनीय थी। हालांकि येजिवेन केवल आधे चरणीय कानून प्रकटीकरण दायरे में था, वह रक्त क्षेत्र परीक्षण के माध्यम से केवल आधा ही था। इस बात की बहुत संभावना थी कि अंत में वह कानून के प्रकटीकरण के दायरे में पहुंच जाएगा। उसने सोचा था कि एक शिवेन की प्रगति पहले से ही चौंकाने वाली थी। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा उनसे ज्यादा मजबूत कोई होगा। उनसे ज्यादा मजबूत हमेशा कोई था। इसके अलावा एक अस्तित्व था जो एक शिवेन से भी अधिक राक्षसी था। अगर चेन चुशान खून के दायरे में नहीं फंसा होता तो कोई नहीं जानता था कि सैकड़ों साल बाद चेन चुशान कितना मजबूत होगा। हो सकता है कि उसने कानून घोषणा क्षेत्र को भी पार कर लिया हो, जिसे अनगिनत योद्धाओं द्वारा सबसे भयानक बाधा माना जाता था, और उच्चतम क्षेत्र में प्रवेश किया। कानून अभिव्यक्ति के दायरे को पार करने वाले विशेषज्ञ ऐसे अस्तित्व थे जिनकी अकल्पनीय रूप से उच्च स्थिति थी, यहाँ तक प्राचीन बेरेंस महाद्वीप और अंतहीन समुद्री क्षेत्र में भी। वे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के सच्चे बड़े शॉट थे। वे हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे, और वे सर्वशक्तिमान थे। सभी ने सिर हिलाया और थोड़ा अवाक रह गए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि एक शिवेन काफी राक्षसी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एक सच्चे राक्षसी प्रतिभा होंगे। चेन चुशान की तुलना में येजिवेन ज्यादा नहीं लगती थी। आखिरकार उनकी उम्र वास्तव में चेन चुशान से कई गुना अधिक थी। हालांकि वे स्पष्ट रूप से एक शिवेन की पृष्ठभूमि नहीं जानते थे। हालांकि येजिवेन चेन चुशान से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उसका शुरुआती बिंदु चेन चुशान से बहुत कम था। जब चेन चुशन पारलौकिक क्षेत्र कानून घोषणा क्षेत्र के संपर्क में आ सकते थे, और यहाँ तक वे भी जो कानून घोषणा क्षेत्र को पार कर गए थे, तब भी येजिवेन इस बात की चिंता कर रहे थे कि सहज दायरे में कैसे पहुंचा जाए। उनका शुरुआती बिंदु उन सभी में सबसे कम था। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेंग बेई मेरे आगमन को महसूस कर पाएगी, भले ही आप अपने निवास में बैठे हों। सरल नहीं, सरल बिल्कुल नहीं। इस समय आकाश से एक भयावह हंसी गूंज उठी। इसके तुरंत बाद रक्तलाल वस्त्र में एक व्यक्ति शून्य से बाहर चला गया। उसके रक्तलाल वस्त्र पर सोने की कढ़ाई की गई थी, जिससे पता चलता है कि रक्त गठबंधन के भीतर उसकी स्थिति असाधारण थी। यह सी क्लान की प्रतिभा थी जो पहले गायब हो गई थी, चेन चुशन। हालांकि वह अन्य ब्लड एलायंस सदस्यों से अलग था। उसके शरीर पर असामान्य रक्तलाल रंग के अलावा कोई सड़ा हुआ मांस नहीं था। वह बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह लग रहे थे। यह कैसे मुश्किल है? मैं 1000 मील दूर से भी आपके शरीर की सड़ी गंध को सूंघ सकता हूँ।
झेंग बयई ने ठंडेपन से कहा। इसके तुरंत बाद एक सफ़ेद रोशनी निवास से निकली और मध्य हवा में चेन चुशान की स्थिति की ओर उड़ गई। जैसे ही सफ़ेद रोशनी खत्म हुई, वह झेंग बयई थी। 1 महीने पहले की तुलना में उसका चेहरा पहले जैसा बीमार नहीं था। इसके बजाय वह उच्च आत्माओं में लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि उसने किस प्रकार की चमत्कारिक औषधि का सेवन किया था। केवल एक छोटे से महीने में वह अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया था। झेंग बयई की बातें सुनकर चेन चुशान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उन्होंने ठंडेपन से कहा, हम तुम में बात करने की ताकत है। ऐसा लगता है कि जो घाव मैंने तुम्हें पिछली बार दिया था वह भर चुका है। यह सब आपके लिए धन्यवाद है। विनाश के बिना निर्माण नहीं हो सकता। न केवल मैं अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया हूँ, बल्कि मैंने और भी सुधार किया है। मैं कानून के घोषणापत्र के चौथे स्तर तक पहुँचने से बहुत दूर नहीं हूँ। झेंग बयई ने शांति से कहा, विनाश के बिना निर्माण नहीं हो सकता। मैंने वास्तव में आपको कम आंका है। मनुष्यों के बीच आप जैसा प्रतिभाशाली होना दुर्लभ है। चेन चुशन ने हंसते हुए कहा, हालांकि इस तरह की प्रतिभा को व्यक्तिगत रूप से मारना हमेशा मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। जीनियस, मैं आपकी तुलना कैसे कर सकता हूँ? झेंग बयई ने बेहोश होकर कहा, सामान्य परिस्थितियों में अगर हम बाहरी दुनिया में मिलते हैं तो शायद मेरे पास 1000 साल के भीतर आपको पकड़ने की योग्यता भी नहीं होगी। दुर्भाग्य से कोई बात नहीं, आप गटर में सिर्फ एक बदबूदार कीड़ा हैं। तुम दिन का प्रकाश नहीं देख सकते, इसलिए तुम केवल ऐसे घृणित तरीकों का उपयोग कर सकते हो। चेन चुशान के हाव भाव अचानक थोड़े बदल गए। झेंग बयई के शब्दों ने उसकी पीड़ा को दूर कर दिया था। उसके लिए संयोग से ब्लड वर्ल्ड में रहना एक शाश्वत पीड़ा थी। यह एक ऐसा दर्द था जिसे वह कभी नहीं छोड़ पाएगा। यदि वह बाहरी दुनिया में सामान्य रूप से विकसित होता तो उसकी साधना का वर्तमान स्तर अकल्पनीय रूप से उच्च होता। हो सकता है कि वह पारलौकिक क्षेत्र के शिखर पर भी पहुंच गया हो, या यहाँ तक कि प्राकृतिक खाई को पार कर गया हो और एक उच्च क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। तो क्या हुआ अगर झेंग बयई की युवा पीढ़ी के बीच एक शानदार प्रतिष्ठा थी? उसकी नज़र में झेंग बयई एक चींटी की तरह थी। झेंग बयई के पास इतनी योग्यता भी नहीं थी कि उसका उल्लेख उसी सांस में किया जा सके। उसे अपने सामने खड़े होने का क्या अधिकार था? जैसे ही उसने यह सोचा, उसकी रक्त रंजित आंखों से एक भयानक अपशकुन चमक निकली जब उसने झेंग बयई को घूरा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं कितना भी दुष्ट क्यों न हो, तुम्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तुम में भ्रष्ट होने की योग्यता भी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें रक्तयुआन अमृत में शुद्ध किया जाएगा। तब से आप कानून अभिव्यक्ति के दायरे में प्रवेश करने में मेरी सबसे बड़ी मदद बनेंगे। शांत होने के बाद चेन चुशान ने कहा, आपको अपनी पीढ़ी की प्रतिभा माना जा सकता है। रक्त संघ, जो मूल रूप से खो गया था, वास्तव में आपके हाथों में पुनर्जन्म हुआ था। इसके अलावा इन सैकड़ों वर्षों में यह चुपचाप इस तरह के पैमाने पर विकसित हुआ है। यह कल्पना करना वाकई मुश्किल है। चेन चुशान ने झेंग बयई को बेहोशी से देखते हुए कहा। शहर में अचानक हाहाकार मच गया। ब्लड यूनियन को वास्तव में चेन चुशान के हाथों में फिर से स्थापित किया गया था। इसने कई लोगों को कुछ हद तक अविश्वसनीय बना दिया, क्योंकि रक्त संघ की ताकत ने मानव कबीले के कई विशेषज्ञों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि रक्त संघ को कई पीढ़ियों तक पारित किया जाना चाहिए था और नीचे पड़ा हुआ था। बस इतना ही था कि इस वर्ष के रक्त और अग्नि के परीक्षण के दौरान यह अचानक भड़क उठा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में पिछले चेन चुशान द्वारा पुनः स्थापित किया जाएगा। कुछ 100 वर्षों में चेन चुशान वास्तव में इसे हासिल करने में सक्षम थे। उन्हें एक प्रतिभा के रूप में वर्णित करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह केवल रक्त संघ में छोड़ी गई कुछ पुरानी नींवों पर निर्भर है। यदि कोई व्यक्तिगत रूप से सब कुछ नहीं लेता है, तो मुझे डर है कि कोई भी कल्पना करने में सक्षम नहीं होगा कि अतीत में रक्त संघ कितना समृद्ध था। इसके पतन के बाद भी पीछे छोड़ी गई नींव आपकी कल्पना से बहुत आगे थी। चेन चुशान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अन्यथा मैं केवल कुछ 100 वर्षों में इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। दुर्भाग्य से तुम गलत हो। यदि आप केवल रक्त संघ को संभालते हैं तो यह ठीक रहेगा। आपको मानव जाति को लक्षित नहीं करना चाहिए था। भले ही मैं आज मर जाऊं, मैं तुम्हें पीछे रहने दूंगा, तुम कोड़े। झेंग बयई ने कहा, इसे इतना गरिमापूर्ण मत बनाओ। यदि आप रक्त की दुनिया में फंस गए होते तो क्या आप उदासीन होते? क्या आप जानते हैं कि मैं उस समय क्या सोच रहा था? मैं बस जीना चाहता था। मैंने ब्लड यूनियन के बारे में सब कुछ याद करने की पूरी कोशिश की। मैंने पूरे 100 साल ब्लड यूनियन के अवशेषों की तलाश में बिताए। वाकई मेहनत रंग लाती है। 100 साल के बाद मुझे आखिरकार ब्लड यूनियन का आधार मिल गया। मुझे ब्लड युआन की गोली मिली जो मुझे जीने दे सकती थी। मुझे ब्लड युआन पिल की शोधन विधि भी मिली। चेन चुशान ने एक भयानक मुस्कान के साथ झेंग बयई को देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं रक्त की दुनिया में क्यों फंसा हुआ था? मानव कुल के विशेषज्ञों के कारण ही मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा।
मैं आप में से हर एक को रक्त की दुनिया में मार डालूंगा। तब से मानव कबीले के पास रक्त की दुनिया में प्रवेश करने की योग्यता नहीं रह जाएगी। अगर कोई अंदर आता तो मैं एक को मार देता, अगर दो आए तो मैं एक जोड़े को मार डालूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपके पास और लोग हैं या अगर मैं आपको तेजी से मार सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर भूमिगत शहर के लोग चौंक गए। चेन चुशान वास्तव में मानव कबीले के विशेषज्ञों की वजह से रक्त की दुनिया में फंस गया था। हालांकि इस समय वे इस पर अधिक ध्यान देने के मूड में नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अनगिनत रक्त पिशाच और रक्त राक्षस पहले ही शहर की तह तक जा चुके थे। ओरिएंटल सिटी की रक्षा रक्त रंजित दानव जानवरों द्वारा लगभग समाप्त कर दी गई थी। शेष अवरोध और सरणियां इन रक्तरंजित अवरोधों को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। लगभग प्रभाव की पहली लहर में ये रक्तरंजित अवरोध पूरी तरह से नष्ट हो गए। ये रक्तपिशाच और रक्त राक्षस शहर की दीवार के शीर्ष पर पहुंचने वाले थे, इसलिए उनके पास आकाश की स्थिति पर ध्यान देने का समय नहीं था। हालांकि हर कोई ऊपर की लड़ाई पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि ऊपर की लड़ाई नीचे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वह लड़ाई थी जो लड़ाई के परिणाम को तय करेगी। ब्लड एलायंस भी अच्छी तरह से जानता था कि जिस कारण से उन्होंने इन रक्तबीजों और रक्त राक्षसों को शहर पर हमला करने का आदेश दिया था, वह सिर्फ सभी को विलंबित करने और उन्हें झेंग बेई का समर्थन करने से रोकने के लिए था। अन्यथा करोड़ों विशेषज्ञ, भले ही वे सभी ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें स्तर के विशेषज्ञ हों, एक पूर्ण प्रहार के साथ उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। बूम! ये कियान ने अपनी तलवार से वार कर दिया। ठंडी हवा ने हवा को भर दिया। 100 मीटर के दायरे में सब कुछ जम गया। फिर बर्फ अचानक फट गई। इसके भीतर के रक्तपिपासु और रक्त दानव या तो जमकर मर गए थे या विस्फोट से मर गए थे। ऐसा नहीं था कि उसकी ठंडी हवा की सीमा सीमित थी, लेकिन सीमा जितनी व्यापक थी, शक्ति उतनी ही कमजोर थी। यदि आवश्यक हो तो वह सैकड़ों मील के दायरे में अंतरिक्ष को स्थिर भी कर सकती थी। जियान वुशुंग और अन्य लोगों ने भी उनके सामने रक्तपिंडों और रक्त राक्षसों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। हालांकि रक्तपिपासुओं और रक्त दानवों के बीच कुछ धर्म अभिव्यक्ति क्षेत्र के जानवर थे, लेकिन वे उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे शहर की दीवार पर चढ़े, कई कानून प्रकटीकरण दायरे रक्त के जानवर और रक्त राक्षसों को एक पल में मार दिया गया। इससे उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। इस आदमी को क्या कहना है? मैं उस दिन वहां नहीं था। अब जब वह यहाँ है, चलो उसे मार डालते हैं। इस समय एक बैंगनी आकृति सिटी लॉर्ड मैंशन से निकली और हवा में उड़ गई। यह चांग जियाई थी, जिसके हाथ में ड्रैगन स्ट्राइकर विप था। उसने चेन चुशान को ठंडे भाव से देखा। आज तुम अकेले आए, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, चांग जियाई ने उपहास के साथ कहा। उसके कुछ समय बाद 1 दर्जन आंकड़े उछले। वे समुद्र क्षेत्र से कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र तीसरे स्तर के मानव विशेषज्ञ थे। क्या आपको लगता है कि मैं आज यहाँ अकेला आया हूँ? चेन चुशन ने उपहास किया और कहा, तुम दोनों के अलावा बाकी लोग सिर्फ मुर्गियां और कुत्ते हैं। क्या तुम आज भी छोड़ना चाहते हो? इसके बारे में सोचो भी मत, बस यहीं रहो। चेन चुशान के शब्दों को सुनकर झेंग बेई की अभिव्यक्ति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। वह बहुत स्पष्ट था कि चेन चुशान ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो लापरवाही से डींग मारेंगे। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा था, तो इसके पीछे कोई कारण होगा। वास्तव में अब जब आप इसका जिक्र करते हैं तो मैं अभी भी चुपके से हमला करना चाहता हूं, लेकिन अब यह सब शून्य है। इस समय एक पतली सी आकृति शून्य से बाहर निकली। झेंग बेई को घूरते हुए उसकी निगाह चाकू की तरह तेज थी। दक्षिणी सागर क्षेत्र के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक, घोस्ट स्पिरिट किंग। झेंग बेई ने उस व्यक्ति को देखा जो आया था और अपनी पहचान बताई। निस्संदेह यह व्यक्ति दक्षिणी सागर क्षेत्र का रहने वाला था। चूंकि वह इस समय यहाँ दिखाई दिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से झेंग बेई के पक्ष में नहीं खड़ा था। यह घोस्टली स्पिरिट किंग असामान्य रूप से पतला दिख रहा था और उसके बाल भी हल्के पीले थे। वह ऐसा दिखता था जैसे वह कुपोषित था, लेकिन बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि वह वास्तव में दक्षिणी सागर क्षेत्र के 4 स्वर्गीय राजाओं, घोस्टली स्पिरिट किंग में से एक था। झेंग बेई की भौहें तन गईं। यह एक और परेशान करने वाला विरोधी था। एंडलेसी रीजन की युवा पीढ़ी के शीर्ष शकल के रूप में, भले ही वे गोमिया से नहीं मिले हों, फिर भी वे एक दूसरे से बहुत परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुल मिलाकर कुछ ही लोग थे और वे एक दूसरे के सबसे सीधे विरोधी थे। केवल वे ही एक दूसरे के विरोधी होने के योग्य थे। वे शायद दूसरों की परवाह भी नहीं करते। यह घोस्टली स्पिरिट किंग भी उन्हीं के स्तर का विरोधी था। भले ही वह झेंग बेई जितना अच्छा नहीं था, फिर भी थोड़ा अंतर था, इसलिए वह निश्चित रूप से एक परेशान करने वाला विरोधी था। तुम उसके साथ इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? इन सभी मनुष्यों को मार डालो, एक को भी जीवित मत छोड़ो। इस समय शून्य से एक अत्यंत ठंडी आवाज आई और एक दुबला पतला व्यक्ति शून्य से बाहर चला गया। यह गहरे नीले रंग की पोशाक में एक खूबसूरत महिला थी। उत्तरी सागर क्षेत्र की फी बाइफेंग, चांग जियाई ने कहा और उसने अपने सामने महिला को एक अमित्र दृष्टि से देखा।
शायद यह एक महिला और एक शीर्ष विशेषज्ञ के बीच संबंध के कारण था, यहाँ तक एक नज़र भी उनके बीच दुश्मनी का कारण बन जाएगी। दक्षिणी सागर क्षेत्र और उत्तरी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ सामने आए हैं। पश्चिमी सागर क्षेत्र के बारे में क्या? झेंग बयई इस समय शांत हो गई। मुझे स्मार्ट लोगों से बात करना पसंद है। इस आवाज के पीछे एक भयानक आभा वाली एक और आकृति शून्य से बाहर निकली। यह एक शानदार पोशाक में एक सुंदर आदमी था और उसके हाथ में एक लोहे का पंखा था। वह पंखा चला रहा था और एक ठंडी हवा उसके सिर पर बालों को उड़ा रही थी, जिससे वह झड़ गया। वेस्टर्न सी रीजन के यंग मास्टर अमानो, झेंग बयई ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी किसी क्लान वास्तव में ब्लड यूनियन के साथ हाथ मिलाएगा। क्या आप ब्लड यूनियन की विशेषताओं को नहीं जानते हैं? यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में ब्लड युआन की गोलियों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपको ब्लड युआन पिल्स के बारे में पता होना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे पता है, लेकिन यह ठीक इसी वजह से है कि हमें आप लोगों को यहाँ रखना चाहिए। TSTS 10 लाख मानव विशेषज्ञ रक्त संघ के समुद्री कबीले विशेषज्ञों के लिए बहुत लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त होंगे। यह जगह भविष्य में हमारी शिकारगाह भी बनेगी और तुम इंसानों का सफाया हो जाएगा। राजा भूत आत्मा ने उपहास किया और कहा, तुम्हें बड़ी भूख है। इस समय झेंग बयई भी उनकी बड़ी भूख से हैरान हुए बिना नहीं रह सके। अगर करोड़ों लोग यहाँ रुकें तो यह एक भयानक दृश्य होगा। ब्लड वर्ल्ड में ब्लड यूनियन न केवल पर्याप्त रक्त युआन की गोलियां प्राप्त करेगा, बल्कि यह एक असहनीय स्तर तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा इन करोड़ों लोगों की मृत्यु के कारण मानव जाति में प्रतिभा का अंतर भी होगा। गंभीर परिणाम अकल्पनीय होंगे। बड़ी भूख होना अच्छा है। इस दिन और उम्र में बोल्ट को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और डरपोक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हा 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 हा, यंग मास्टर अमानो हंसे और बोले, आपकी भूख वास्तव में बड़ी है, लेकिन बेहतर होगा कि आप मौत के घाट न उतरें। चांग जियाई ने उपहास किया और कहा। उसके हाथ में ड्रैगन स्ट्राइकर विप ड्रैगन की दहाड़ के फटने लगा। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक गरिमा में हो गई। वह बहुत स्पष्ट थी कि इनमें से कोई भी शीर्ष विशेषज्ञ उसका दुर्जय दुश्मन बनने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा उनमें से 4 एक ही बार में उपस्थित हुए थे। हालांकि झेंग बयई इस मामले में अधिक सोच रही थी। अगर सी क्लान और ब्लड यूनियन हाथ मिला लेते तो यह मामला वाकई गंभीर हो जाता। यदि यह केवल रक्त संघ होता तो शायद यह कोई बड़ी बात नहीं होती। उनके लिए ओरिएंटल सिटी की रक्षा को धमकी देना असंभव होगा। इसके अलावा ओरिएंटल सिटी में करोड़ों विशेषज्ञ थे। बाघ की मूंछों को भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? हालांकि स्थिति पूरी तरह से अलग होगी यदि सी क्लान उन्हें पीछे से समर्थन दे रहा था। उसके सामने बस ये 3 लोग पहले से ही एक बड़ी समस्या थे। हालांकि ये 3 लोग निश्चित रूप से सबसे बड़ी समस्या नहीं थे। सी रेस में निश्चित रूप से केवल ये 3 विशेषज्ञ ही नहीं थे। सी रेस के 3 सुपर समुद्री क्षेत्रों में कितने विशेषज्ञ छिपे हुए थे, शायद उसके पास भी जानने का कोई तरीका नहीं था। शायद और भी विशेषज्ञ थे जिनके बारे में वह नहीं जानता था कि उनमें क्या छिपा है। मानव जाति पहले से ही नुकसान में थी। इसके अलावा फिर भी उनके पास अभी भी उनके ट्रम्प कार्ड के रूप में चांग जियाई था। सी क्लैन में निश्चित रूप से अधिक विशेषज्ञ थे। यदि वे सब यहाँ एकत्रित हो जाते तो निसंदेह भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती। चलो सीधे हमला करते हैं। इन सभी लोगों को मार डालो। जल्दी करो, फी बाइफेंग ने थोड़ा अधीरता से कहा। बूम! जैसे ही फी बाइफेंग ने बात की उसने एक पल में अपनी चाल चल दी। उसका विरोधी कोई और नहीं बल्कि चांग जियाई था, और ठीक उसी तरह जिस तरह चांग जियाई ने उसकी आंखों में दर्द पाया, उसी तरह उसने चांग जियाई को भी एक बीमार लड़की पाया जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। अचानक उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत पंख दिखाई दिए। ये पंख ट्रू युआन द्वारा संचालित थे और पागलपन से घूमने लगे। वे एक लंबे भाले में संघनित हो गए और तुरंत चांग जियाई की ओर निशाना साधा। बस इतना ही। चांग जियाई धीरे से चिल्लाया। उसके हाथ में ड्रैगन विप तुरंत एक लंबे ड्रैगन में बदल गया। विशाल अजगर ने लंबे पंखों वाले भाले पर जमकर प्रहार किया। बूम! एक भयानक धमाका हुआ और एक अकल्पनीय शॉकवेव तुरंत बह गई। वे दोनों पहले से ही पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के शिखर पर थे। इसके अलावा वे सबसे अच्छे से अच्छे थे। उनके एक आकस्मिक हमले में असीम शक्ति होगी। अनगिनत रक्तची तुरंत फैल गई और बिखर गई। यही कारण था कि झेंग बयई ने बीच हवा में लड़ना चुना। यदि उन्होंने शहर में लड़ने का फैसला किया तो उसके बाद का परिणाम ही पूरे शहर को राख में बदलने के लिए पर्याप्त होगा। आइए उस लड़ाई को जारी रखें जिसे हमने पिछली बार पूरा नहीं किया था। झेंग बयई, मैं निश्चित रूप से आपके सिर को काट दूंगा। आपके रक्तसार को सर्वोत्तम रक्त युआन अमृत में परिष्कृत किया जाएगा ताकि मुझे ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के चौथे स्वर्ग में प्रवेश करने में मदद मिल सके। तो मरो। इस समय चेन चुशान, जो सहन कर रहे थे, ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। उसके हाथ में एक लंबी कृपाण दिखाई दी और कृपाण प्रकाश ने आधे आकाश को ढंक दिया।
यह अत्यंत तेजस्वी था। पिछले घेराव के लिए वह व्यक्तिगत रूप से नहीं आए थे। इसके बजाय उसके 1 दर्जन से अधिक अधीनस्थों को जेंग बेई और ये जिवेन ने मार डाला। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय वो भी जेंग बेई की तरह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह वैसा ही था जैसा ये शिवेन ने सोचा था। वास्तव में अगर उसने रक्त संघ के विशेषज्ञों की ताकत के साथ व्यक्तिगत रूप से जेंग बेई को वापस नहीं रखा, तो जेंग बेई को यहाँ रखना असंभव होगा, उसे गंभीर रूप से घायल करना तो दूर की बात है। हालांकि यह ठीक इसी वजह से था कि वह अपने दिल में और भी अधिक आक्रोशित था। इतने सारे लोग जेंग बेई को यहाँ नहीं रख सके। चलो इसे हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। इस बार अगर मैं मर भी गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम कोड़े मारो। जेंग बेई ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ में तलवार की रोशनी तुरंत आकाश को काटती है और हमला करती है। फी बाइफेंग और चांग जियाई के बीच लड़ाई शुरू हुई। बैंगनी ड्रैगन स्ट्राइकर विप और अनगिनत सफ़ेद पंख आकाश में लहरा रहे थे। फी बाइफेंग के पंख आकाश में अनगिनत हथियारों में बदल गए और सीधे नीचे गिर गए। यह असाधारण रूप से भयानक था। जहां तक ड्रैगन स्ट्राइकर विप की बात है, इस समय यह ऐसा था जैसे कोई सच्चा विशाल पर्पल ड्रैगन उसके भीतर घूम रहा हो। एक क्षण के लिए यह बताना कठिन था कि कौन श्रेष्ठ है। दूसरी तरफ जेंग बेई और चेन चुशान के बीच लड़ाई भी टूटने की कगार पर थी। चेन चुशान की कृपाण गति एक पर्वत की तरह थी। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक तलवार असामान्य रूप से भारी और बहुत भयानक थी। जब कृपाण नीचे गिरा, अंतहीन रक्त क्यूई एक पल में फट गया। इसके विपरीत जेंग बेई की तलवार चालें निपुण थीं। उनकी हर चाल एक उड़ने वाले अमर की तरह थी। चेन चुशान के सबसे कमजोर बिंदु की ओर इशारा करते हुए उनकी प्रत्येक चाल एक दिव्य आघात की तरह थी। ये 2 चरम युद्ध शैलियां थीं, लेकिन इन्हें चरम पर प्रदर्शित किया गया था। वे लगातार आसमान में टकराते रहे। यह फी बाइफेंग और चांग जियाई के बीच की लड़ाई से अधिक विस्फोटक लग रहा था। हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि हम मानव कबीले के बीच एक प्रतिद्वंद्वी नहीं खोज सकते। घोस्टली स्पिरिट किंग ने अपने सामने मानव कबीले के विशेषज्ञों पर नजर डाली और कहा। इन मानव जाति विशेषज्ञों का रंग अचानक बदसूरत हो गया। हालांकि उनकी तुलना जेंग बाय और चांग जी से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उन्हें कई युवा मानव कबीले विशेषज्ञों में शीर्ष पर रखा जा सकता था। इस समय उन्हें वास्तव में हेय दृष्टि से देखा जा रहा था। हालांकि विरोधी प्रसिद्ध घोस्टली स्पिरिट किंग थे, फिर भी उन्हें बहुत अधिक हेय दृष्टि से देखा जा रहा था। यह सही है। यह अफसोस की बात है कि अभी भी कुछ मानव कबीले विशेषज्ञ हैं जो अंदर नहीं आए हैं। उबाओ, वास्तव में उबाओ। यह कैसा है? यहाँ 1 दर्जन से अधिक लोग नहीं हैं। हमारे पास यह देखने की होड़ क्यों नहीं है कि कौन अधिक मार सकता है? यंग मास्टर अमानो ने टाई शान को हवा दी और कहा, अच्छा विचार है, तो मैं पहले शुरू करूंगा। इस समय घोस्टली स्पिरिट किंग चिल्लाया और अचानक बाहर निकल गया। उसका शरीर एक मंद प्रकाश बुझ गया। धिक्कार है, बेशर्म! राजकुमार अमानो चिल्लाया और उसका शरीर तुरंत बह गया। धिक्कार है, उन्हें विलंबित करें। हम निश्चित रूप से उन्हें फी बाइफेंग और चेन चुशान की मदद करने का मौका नहीं दे सकते। वे वास्तव में हमें नीचे देखने की हिम्मत करते हैं। उन्हें देखने दे कि हम कितने शक्तिशाली हैं। इतने में मानव कुल का एक विशेषज्ञ गर्जना करने लगा। हे, तो मैं तुम्हें नीचे देखता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है? इस समय घोस्टली स्पिरिट किंग का फिगर पहले ही उसके सामने आ गया था। उसने अपना पैर उठाया और अचानक लात मारी। टकराना! उस विशेषज्ञ को जोरदार लात मारी गई। खून से लथपथ चीख के साथ उसका शरीर तुरंत उड़ गया। केवल एक बार इस विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था, जो ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में भी था। घोस्टली स्पिरिट किंग की प्रतिष्ठा सरल नहीं थी। वह दक्षिणी सागर क्षेत्र के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक था। इस समय राजकुमार अमानो ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों के समूह में अपना रास्ता बना लिया था। उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया और विशेषज्ञ बादलों से गिर गया और शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घोस्ट स्पिरिट किंग की तुलना में वह और भी ज्यादा चिड़चिड़ा लग रहा था। इन विशेषज्ञों के चेहरे बेहद बदसूरत थे। भले ही वे अनिच्छुक थे, फिर भी वे अपने और इन लोगों के बीच के अंतर को समझते थे। निर्माण में लग जाओ। हमें उन्हें तब तक रोकना चाहिए जब तक कि चांग जियाई या जेंग बाई उन्हें मार नहीं सकते। पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ एक गठन स्थापित करने के लिए सेना में शामिल हुए। ब्लड बीस्ट उन्माद में भी वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। हालांकि जब वे अपने सामने 2 लोगों का सामना कर रहे थे, तो वे बमुश्किल संतुलन बनाए रख सके। शहर में लड़ाई और भी तीव्र हो गई थी। खून के कुछ शैतान पहले ही शहर की दीवारों पर चढ़ चुके थे। हालांकि वे अधिक विशेषज्ञों द्वारा जल्दी से मारे गए थे, पहले से ही बुरे संकेत थे। ये खून के शौकीन मूल रूप से विशेषज्ञों को देरी करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि इस समय उन्होंने एक भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था। वे पूर्वी शहर को तोड़ने में लगभग सक्षम थे। पुची मियाओ सिसी ने एक रक्तबीज को मार डाला जो तलवार से ऊपर उड़ रहा था।
उसके शरीर पर खून के छींटे और छींटे पड़ गए। हालांकि रक्त क्यूई द्वारा उछाल दिया गया था और उसके शरीर के करीब नहीं जा सका। यह देखकर कि वह एक बड़ी तलवार ले जा रही थी जो उससे लंबी थी, हर कोई थोड़ा चौंक गया। यह निश्चय ही हिंसक लोलिता थी। ये रक्तबीज और रक्तबीज संख्या में बढ़ रहे हैं। अब ओरिएंटल सिटी की रक्षा धीरे धीरे बेकार होती जा रही है। मियाओ सिसी ने अपने लंबे बालों को उदास ढंग से अपने माथे के सामने उड़ा लिया। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन वह असाधारण रूप से प्यारी लग रही थी। मुझे नहीं पता कि एक शिवेन अपने बंद कमरे के प्रशिक्षण से कब बाहर आएंगे। अगर वह कार्रवाई करता है तो कम से कम हम सकुशल बच सकते हैं, मियाओ सिसी ने कुछ उदास होकर कहा। बोलते हुए उसने शहर के बीच में सराय की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि अंतहीन लड़ाई में केवल उस सराय ने अपना प्रारंभिक स्थान बनाए रखा था। शांति। सभी ने एक के बाद एक सिर हिलाया। वे नहीं जानते थे कि कब ये जिवेन उनका आध्यात्मिक गुरु बन गया था। हालांकि वह आम दिनों में ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन सभी के दिलों में वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो संकट के समय ज्वार को मोड़ सकते थे। तो हमें शहर की दीवार की और भी अधिक रक्षा करनी चाहिए। इस समय गाओ जुबान ने कहा, अब जब ये जिवेन बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही है तो उसे सबसे अधिक परेशान नहीं किया जा सकता है। हमें शहर की दीवार की रखवाली करनी चाहिए। हमें इन जानवरों को उसके बंद कमरे के प्रशिक्षण में बाधा नहीं डालने देना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे देखो, सभी ने एक के बाद एक सिर हिलाया। एक बार फिर वे उन रक्त पशुओं और रक्त पशुओं की ओर दौड़ पड़े। हालांकि ये कियानकियान और अन्य लोगों के लिए, हालांकि शहर की दीवार थोड़ी खतरनाक थी, इसे घातक खतरा नहीं माना गया था। आखिर उनमें से बहुत सारे थे। शहर की दीवार की रखवाली करने वाले कई कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। यहां तक अगर वे कानून प्रकटीकरण क्षेत्र रक्त पशु ऊपर पहुंचे तो यह केवल एक मृतंत होगा। हालांकि दूसरों के लिए यह पहले से ही बहुत खतरनाक था। शहर की दीवार के कई हिस्सों पर रक्तबीज और रक्तबीज धीरे धीरे दिखाई देने लगे। वे वास्तव में धीरे धीरे उनके पास आ गए थे। धीरे धीरे लोग शक्तिहीन महसूस करने लगे। बहुत से लोग गलती से रक्त पशुओं द्वारा मारे गए थे या उनके सिरों को रक्त पशुओं ने उसी स्थान पर काट लिया था। वे अंतहीन चिल्लाए। उनकी दयनीय लाशें लगातार चिकोटी काटती हुई शहर की दीवार पर छोड़ दी गईं। झेंग बयई के दिल में बेचैनी होने लगी। ब्लड यूनियन के ये लोग वाकई पागल थे। वे वास्तव में इन लाखों लोगों को यहाँ रखना चाहते थे। हालांकि हर कोई जानता था कि यह बिल्कुल असंभव था। हमेशा ऐसे लोगों का एक हिस्सा होगा जो बच सकते थे। भले ही केवल 10 लाख लोगों को ही रहना पड़े, फिर भी यह एक बहुत बड़ी संख्या थी। रक्त संघ को भयानक स्तर तक विस्तारित करने के लिए यह पर्याप्त था। शायद वे अब ब्लड यूनियन के खतरे को महसूस नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अगली बार जब मानव कबीले की युवा प्रतिभाएं आएंगी तो उन्हें शायद इस तरह के भयानक खतरे का सामना करना पड़ेगा। उस समय यह वास्तव में वैसा ही हो सकता है जैसा चेन चुशान ने कहा था। मानव विशेषज्ञ हर बार अंदर जाने पर मारे जाते थे। परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय थे। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी। मात्र 1.5 वर्ष की इस छोटी सी अवधि में मानव कुल के युवा विशेषज्ञों की प्रगति के स्तर की कल्पना की जा सकती थी। पूरे अंतहीन समुद्री क्षेत्र में मानव कबीले के विशेषज्ञों के लिए ब्लड वर्ल्ड ट्रायल कितना महत्वपूर्ण था। रक्त विश्व परीक्षण में प्रवेश करने वालों और नहीं करने वालों के बीच शक्ति में अंतर एक पीढ़ीगत अंतर के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। यदि उसने रक्त की दुनिया में प्रवेश नहीं किया होता तो उसके लिए इतने कम समय में ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के शिखर तक पहुंचना असंभव होता। यदि भविष्य में केवल समुद्री कबीला ब्लड वर्ल्ड ट्रायल में प्रवेश कर सकता है और मानव कबीले के विशेषज्ञ ब्लड वर्ल्ड ट्रायल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो लंबे समय में मानव कबीले और समुद्री कबीले की ताकत के बीच नाजुक संतुलन होगा भी पूर्णतया नष्ट हो जाता है। अंतहीन सागर क्षेत्र में मानव कबीले की ताकत मूल रूप से कमजोर पक्ष थी। यदि यह जारी रहा तो मानव कबीले और समुद्री कबीले की ताकत के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी। थोड़े समय में अंतर दिखाई नहीं दे सकता है। हालांकि एक लंबे समय के बाद मानव कबीले का नुकसान और बढ़ जाएगा। उस समय इस बात की प्रबल संभावना थी कि अंतहीन समुद्री क्षेत्र प्रभावित होगा। धिक्कार है तुम लोग। झेंग बयई के हाथ की लंबी तलवार सीधे आसमान में कट गई और उसकी हरकतें और तेज हो गईं। इसके अलावा उसने एक और भयानक बात सोची। चूंकि सी क्लान ने इन लोगों को पहले ही भेज दिया था, क्या वे और विशेषज्ञ भेजेंगे? यह बिल्कुल संभव था। मूल रूप से जब मानव कबीले ने समुद्री कबीले का सामना किया तो वे पहले से ही नुकसान में थे और पूरी तरह से नुकसान में थे। अब इन रक्त गठबंधनों का योग था। इस समय यदि समुद्री कबीले के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं तो यह वास्तव में वह तिनका होगा जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। उस समय यह बहुत संभावना थी कि लाखों लोग हताहत होंगे। क्या आप चिंतित हैं? हा, चेन चुशन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे क्योंकि उन्होंने झेंग बयई के साथ जैसे को तैसा किया। उसी समय वह बेतहाशा हंसे। क्या आप हम में से कई लोगों को अपने आप रोक सकते हैं? क्या आप उनकी रक्षा नहीं करना चाहते हैं?
क्या आप नहीं चाहते कि वे पहले चले जाएं? अब मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगा। मैं आपको उन्हें रक्तयुवान अमृत के लिए सामग्री बनते हुए और रक्त पिशाचों और रक्त दानवों के पेट में भोजन बनते हुए देखने दूंगा। हा 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 हा, उद्धरण चिन्ह। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे तुमसे इतनी क्रूर और निर्दयी होने की उम्मीद नहीं थी। उस स्थिति में मैं तुम्हें पहले मारूंगा। झेंग बेई ने गुस्से में फटकार लगाए। इतना जिद्दी होना तुम्हारे लिए वास्तव में एक सिरदर्द है। तो मैं अभी भी एक अच्छा जीवन क्यों जी सकता हूँ, भले ही मैं रक्त की दुनिया में गिर गया हूँ। लेकिन तुम हार में ही पीछे हट सकते हो। क्या तुम जानते हो क्यों? नर्म दिल की आपको नहीं होना चाहिए। चेन चुशान ने उपहास किया और कहा। उसके हाथ की लंबी तलवार पहाड़ की तरह कट गई। वैसे भी वे लोग अप्रासंगिक हैं। यदि आप चाहते तो आपके पास बचने का अवसर होता। हालांकि आपने छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय आपने इन लोगों के साथ दफन होना चुना। आप वास्तव में मूर्ख हैं। मैंने शुरुआत में आपके साथ मरने का फैसला नहीं किया था। यह वास्तव में एक गलत फैसला था। अब मैंने अपने पिछले गलत फैसले को भुनाने का फैसला किया है। झेंग बेई अचानक मुस्कुराए और बोली। उनके शरीर की प्रभावशाली आभा तुरंत फूट पड़ी। यह असामान्य रूप से राजसी और जोरदार लग रहा था। गलत, यहाँ तक अगर यह एक गलत निर्णय है तो आपके पास खुद को छुड़ाने का अवसर नहीं होगा। तुम मेरे साथ दफन होना चाहते हो? यह वास्तव में हास्यास्पद है। चेन चुशन ने उपहास किया। हालांकि उसका दिल कड़ा हो गया और उसका पूरा शरीर तनाव में रहने लगा। अचानक एक उड़ती हुई अमरता की तरह आकाश में एक तलवार लहराई। यह बेहद चमकदार था। तेज और चमकदार तलवार की ऊर्जा ने लोगों को अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना दिया। यह बेहद भयानक था। अचानक एक उड़ती हुई अमरता की तरह आकाश में एक तलवार चुभ गई। यह बहुत चमकदार था और तलवार की आभा तेज और चमकदार थी। यह इतना तेज था कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल सके। यह चरम पर डरावना था। झेंग बेई ने अपनी तलवार से ऐसे वार किया जैसे वह आग में जल रहा हो। चेन चुशान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके शब्द तिरस्कार से भरे हुए थे, जैसे उसने झेंग बेई को अपनी आंखों में नहीं डाला हो। हालांकि झेंग बेई उसकी नज़र में एक दुर्जय दुश्मन था। उसके हाथ में लंबे ब्लेड ने अचानक अनगिनत भयानक ब्लेड प्रभामंडल को गिरा दिया। इसने एक भयानक ब्लेड लहर को सेट किया। यह अति सुंदर और भयानक था। बजना, एक भयानक जोर की आवाज सुनाई दी। उस बिंदु पर जहां लंबी कृपाण और लंबी तलवार टकराए, एक भयावह शक्ति फूट पड़ी और सभी दिशाओं में फैल गई, मानो वह सब कुछ मिटा देना चाहती हो। कानून के चरण के दायरे के तीसरे आसमान में शीर्ष विशेषज्ञों के बीच लड़ाई भयानक थी। यह बहुत भयानक है। युवा पीढ़ी के बीच मुझे डर है कि उनसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। मुझे आशा है कि झेंग बेई की जीत होगी, अन्यथा हमें सर्वनाश होने का खतरा भी हो सकता है। अनगिनत विशेषज्ञ नीचे चकित थे। ऊपर की लड़ाइयों की तुलना में नीचे की लड़ाइयों में अभी भी एक स्तर से अधिक की कमी थी। जब कृपाण और तलवार टकराए तो दोनों पक्षों ने महसूस किया कि भयावह बल एक दूसरे पर पलट रहा है। दो पृथ्वी क्रमबद्ध जादुई कलाकृतियों, तलवारों और कृपाणों की चमक थोड़ी मंद हो गई। झेंग बेई और चेन चुशान के मुंह के कोनों से खून के निशान रिस रहे थे। अभी अभी हुई उस अदला बदली में कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटा था। पलटाव बल वास्तव में उन्हें खून बहने का कारण बना। क्या तुम पागल हो? क्या तुम सच में यहाँ मेरे साथ मरना चाहते हो? चेन चुशान थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, क्या आप चाहते हैं कि समुद्री कबीले को लाभ मिले? झेंग बेई ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछ दिया और चेन चुशान को स्पष्ट रूप से देखा। उन्होंने कहा, यहाँ तक अगर समुद्री कबीले लाभ उठाते हैं तो यह केवल एक पल के लिए होगा। अगर हम आपको जारी रखते हैं तो यह वास्तव में हमारी दौड़ का अंत होगा। वह इसे साफ देख सकता था। भले ही मानव विशेषज्ञों की इस लहर को पूरी तरह से मिटा दिया गया हो, यह अंतहीन समुद्री क्षेत्र में मानव जाति को कुछ 100 वर्षों की विरासत खोने का कारण बनेगा। हालांकि इससे उनकी जीवटता को चोट पहुंचेगी, लेकिन इसे गंभीर चोट नहीं माना जाएगा। अधिक से अधिक उन्हें धीरे धीरे ठीक होने में कुछ 100 वर्ष लगेंगे। तो क्या हुआ अगर सी क्लान को फायदा हुआ? कुछ 100 साल ही होंगे। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के लिए जिसकी गणना दसियों हजार वर्षों में की जा सकती थी, यह केवल एक झपकी थी। हालांकि अगर उन्होंने चेन चुशान को अकेला छोड़ दिया तो मानव जाति वास्तव में रक्त की दुनिया से समाप्त हो जाएगी। भविष्य में रक्त की दुनिया में उनका अस्तित्व वास्तव में समाप्त हो जाएगा। कोई बात नहीं, चेन चुशान को मरना ही होगा। जब चेन चुशान ने झेंग बेई की आंखों में पागलपन के निशान देखे तो वह तुरंत चौंक गया। वह झेंग बेई की दृढ़ता को नहीं समझ सका, नहीं वह उसके पागलपन को समझ सका। उसकी राय में झेंग बेई सचमुच पागल हो गया था। उसने अचानक अपनी तलवार फिर से बाहर निकाल दी। यह तेज और अत्यावश्यक था, लेकिन यह अनियमित था। झेंग बेई ने पहले ही अपनी 100% ताकत निकाल दी थी। वह चेन चुशान को हराने के लिए दृढ़ थे, भले ही उन्हें चोटों के बदले चोटों का आदान प्रदान करना पड़े। टकराना। चेन चुशान ने झेंग बेई की तलवार सीधे ले ली और पीछे हट गया।
उसका शरीर लगभग उड़ चुका था। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह अतुलनीय रूप से उग्र हो गया। झेंग बयई, मुझे लगता है कि तुम वास्तव में जीने से थक गई हो। चेन चुशान दहाड़ा। यह झेंग बयई वास्तव में अपनी आंखों में उन चींटियों की खातिर मेरे साथ मिलकर नष्ट होना चाहती है। क्या वह नहीं जानता कि इस दुनिया में अपने जीवन से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है? जब तक किसी का जीवन है तब तक हर चीज के लिए आशा रहेगी। हालांकि अगर किसी का जीवन चला गया है तो जीने का क्या मतलब है? बूम बूम बूम। झेंग बयई की मूल रूप से सुरुचिपूर्ण शैली एक पल में चली गई थी। जो बचा था वह था एक भयानक युद्ध, एक उन्मादी युद्ध और एक अदम्य इच्छाशक्ति। भले ही लाखों लोग हों, मैं जारी रखूंगा। ऐसे पागल झेंग बाई का सामना करते हुए चेन चुशान ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह लापरवाह होता तो वह झेंग बयई द्वारा मौके पर ही मारा जा सकता था। हे, चलो एक साथ नाश। झेंग बयई की आंखों में पागलपन का एक अकल्पनीय रूप भरा हुआ था। लानत है। पागल, तुम सच में पागल हो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर नाश नहीं करना चाहता। मेरा अभी भी कई हजार वर्षों का लंबा जीवन काल है। मैं निश्चित रूप से इस शापित सीमा को तोड़ दूंगा और इस शापित रक्त संसार को छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। चेन चुशन दहाड़ा। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गरिमापूर्ण हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि झेंग बयई इतनी पागल क्यों है। हालांकि वह एक बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे। अगर वह झेंग बयई को नहीं हरा सका तो अगर वह सावधान नहीं होता तो वह वास्तव में उसके साथ नष्ट हो सकता था। उनका कद लंबा और मजबूत था। उसके शरीर पर अनगिनत घनी शल्क उगने लगे थे। कई जल वाष्प उसके पैरों के नीचे इकट्ठा हो गए थे और राक्षसी लहरें बन गईं। वह समुद्र के देवता की तरह था जो सब कुछ नियंत्रित करता था। उसने आखिरकार अपने शरीर में रक्त रेखा को उत्तेजित किया और अपने समुद्री कबीले के वास्तविक शरीर को पुनर्स्थापित किया। वह झेंग बयई को मारना चाहता था। झेंग बयई, तुमने मुझे इस स्थिति में धकेल दिया है। तुम 10,000 बार मरने के लायक हो। चेन चुशन ने कहा, मुझे नहीं पता कि इस लड़ाई में क्यूई का कितना खून खर्च होगा। शायद मैं भी समय से पहले बूढ़ा हो जाऊंगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सार रक्त से परिष्कृत रक्त युआन गोली सभी नुकसानों के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा नीचे ये चींटियां मेरा खून का भोजन बन जाएंगी। उन्हें मेरे खाने के लिए ब्लड युआन पिल्स में परिष्कृत किया जाएगा। चेन चुशान ने अपनी आंखों में ठंडी निगाहों से कहा। यह ऐसा था जैसे वह एक बेजान चींटी को देख रहा हो। मानव जाति अन्य कुलों के खून का भोजन बनने के लिए पैदा हुई है। क्या आप यह नहीं जानते? क्या आपको पता है? झेंग बयई ने बस उपहास किया। उसके हाथ में लंबी तलवार ने भिनभिनाहट की आवाज की। मैं केवल इतना जानता हूं कि तुम आज यहां नष्ट हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। स्वोश। लंबी तलवार से एक सफेद चमक निकली जो तुरंत चेन चुशान की ओर जा गिरी। भले ही चेन चुशन ने अपने समुद्री कबीले के वास्तविक शरीर को बहाल कर लिया था और उसकी ताकत एक पायदान अधिक थी, फिर भी झेंग बयई ने बिना किसी झिझक के हमला कर दिया। जी। दूसरी तरफ घोस्टली स्पिरिट्स के राजा ने कानून के चरण क्षेत्र के तीसरे आकाश में एक विशेषज्ञ के दिल में सीधे प्रवेश किया। उसने बलपूर्वक रक्त लाल दिल को बाहर निकाला और सीधे उसे कुचल दिया। उसके मुंह से एक भयानक हंसी निकली और उस विशेषज्ञ ने तुरंत सांस रोक ली। इस समय उन्होंने झेंग बयई और चेन चुशान के बीच लड़ाई पर एक नज़र डाली। वह चुपके से हैरान रह गया। ये दोनों लोग अपनी पीढ़ी के स्वर्ग की बेजोड़ शान कहे जा सकते हैं। मूल रूप से चेन चुशान का जन्म झेंग बाई से सैकड़ों साल पहले हुआ था। यह किस्मत में था कि वह लंबे समय तक झेंग बयई से ज्यादा मजबूत रहेगा। शायद झेंग बयई को चेन चुशान की खेती के साथ तालमेल बिठाने में 1000 साल लगेंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे ब्लड वर्ल्ड में इस तरह मिलेंगे। यह कल्पना करना कठिन था कि यदि वह होता तो वह इन दो लोगों में से किसी एक का सामना करने के लिए बहुत अधिक आत्मविश्वासी नहीं होता। झेंग बयई एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वह भी असाधारण रूप से डरता था। यदि मानव जाति में ऐसे कुछ और विशेषज्ञ होते तो शायद स्थिति बिल्कुल अलग होती। दूसरी तरफ चांग जियाई और फी बाइफेंग के बीच लड़ाई भी एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर चुकी थी। यह झेंग बयई और चेन चुशान के बीच की लड़ाई के साथ समान रूप से मेल खाता था। अंतर यह था कि चांग जियाई जाहिर तौर पर फी बाइफेंग से एक पायदान ऊपर था। ड्रैगन स्ट्राइकर विप ने फी बाइफेंग को तब तक पीटा था जब तक कि वह कदम दर कदम पीछे नहीं हट गया। हालांकि थोड़े समय में फी बाइफेंग को घायल करना मुश्किल था, यह पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। हालांकि उनका फी बाइफेंग को बचाने का इरादा नहीं था। हालांकि वे सहयोग कर रहे थे, यह केवल इतना ही सरल था। आज के अलावा वे अभी भी प्रतिस्पर्धी, जीवन और मृत्यु के दुश्मन होंगे। ऐसे विशेषज्ञ का कम होना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। उनकी दृष्टि में इस बार मानव वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया था। वे पासा पलटने की क्षमता खो चुके थे। यह पहले से ही एक समस्या थी कि कितने लोग जीवित रह सकते हैं।
घोस्ट स्पिरिट किंग के हाथों इस विशेषज्ञ के विनाश के साथ 1 दर्जन से अधिक ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञों द्वारा गठित गठन तुरंत टूट गया था। श्री अमानो ने भी तुरंत अपना कौशल दिखाया और आसानी से हवा के झोंके के साथ दोनों विशेषज्ञों को मौके पर ही उड़ा दिया। हालांकि वे सभी थर्ड स्काई ऑफ ट्रांसेंडेंस रियलम के विशेषज्ञ थे, फिर भी ये 2 लोग स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में एक पायदान अधिक ऊंचे थे। धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी विशेषज्ञों के चेहरे असामान्य रूप से भद्दे थे। इस समय झेंग बेई को रूपांतरित चेन चुशान ने रोक दिया था। हालांकि फी बेफेंग के खिलाफ चांग जियई का पलड़ा भारी था, लेकिन यह केवल एक ऊपरी हाथ था। तत्काल जीत के कोई संकेत नहीं थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद पूरी स्थिति चरमरा जाएगी। अंत में यह इसलिए था क्योंकि वे काफी मजबूत नहीं थे। 2 लोगों के आगे 1 दर्जन से अधिक लोग बेबस थे। 1 मिनट रुको, तुम पहले इन लोगों को रोको। कुछ चीजें हैं जो मैं व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करना चाहता हूं। घोस्टली स्पिरिट किंग की नज़र अचानक शहर की एक सराय पर पड़ी। उसकी आंखें घूम रही थीं। अचानक उसका दिल धड़क उठा और उसकी धड़कन का स्रोत उस सराय में था। यह ऐसा था जैसे कोई भयंकर जानवर उसमें पड़ा हो, जिससे उसे भयानक खतरा महसूस हो रहा हो। उन्होंने अपने जीवन में केवल कुछ ही बार इस तरह की अनुभूति महसूस की थी, लेकिन हर बार उन्होंने इसे महसूस किया, यह सटीक था। इसलिए उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान पर बहुत भरोसा किया। क्या यह मानव कबीले द्वारा व्यवस्थित बैकअप हो सकता है? असंभव, यह बिल्कुल असंभव था। इसलिए उन्होंने तुरंत इसका पता लगाने का फैसला किया। जब वह बोल रहा था तो उसने इस बात की परवाह नहीं की कि यंग मास्टर अमानो ने क्या कहा और सीधे नीचे उड़ गया। आप युवा मास्टर अमानो थोड़ा अवाक थे। वह नहीं जानता था कि घोस्टली स्पिरिट किंग क्या करने जा रहा है, लेकिन इस समय उसके पास घोस्टली स्पिरिट किंग को दोष देने का समय नहीं था, क्योंकि ट्रांसेंडेंस रियलम के 1 दर्जन से अधिक थर्ड स्काई के विशेषज्ञों ने उसे पहले ही घेर लिया था। घोस्टली स्पिरिट किंग का फिगर तुरंत नीचे उड़ गया। उसके कानों में हवा चली और उसके बाल झड़ गए। उसकी आंखों में कुछ भयंकर रूप था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां क्या है, चाहे वह एक भयंकर जानवर हो या मानव कबीले द्वारा बैकअप की व्यवस्था की गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब मर जाओ। आध्यात्मिक सार उसके हाथों पर संघनित हो गया। आध्यात्मिक सार की एक भयानक लहर निकल गई। यह मंडलियों में बहते हुए ऊर्जा के उन्माद में बदल गया। स्विश! अचानक उसके दोनों हाथ हिल गए। हवा में वह सीधे शहर की एक सराय पर चढ़ गया। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। उसे अपने आप पर भरोसा था। इस पंजे से चाहे कोई घात हो या न हो, अंदर के लोग मर जाते थे। जीवित रहना असंभव था। जैसे ही भूतिया पंजों की जोड़ी सराय को हड़पने वाली थी, एक तेज तलवार क्यूई आसमान से आई और बह गई। अंतहीन आइस क्यूई वास्तव में चारों ओर जम गया। बूम! भूत के पंजे की वह जोड़ी लंबी तलवार से भयंकर रूप से टकराई और एक विशाल विस्फोट की आवाज निकली। भूत के पंजों के उस समूह में वास्तव में एक बड़ा घाव खुला हुआ था। घोस्ट स्पिरिट किंग चिल्लाया और तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसके हाथों पर बड़ा घाव साफ दिखाई दे रहा था, इतना गहरा कि हड्डियां भी नजर आ रही थीं। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि उसके हाथ साधारण नहीं थे, तो अभी अभी तलवार का प्रहार उसके हाथों को आधा काट देता। घोस्टली स्पिरिट किंग की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी, क्योंकि उसने दूरी में देखा। उसने इत्मीनान से खड़ी एक महिला की आकृति देखी। ये कियान था। आप कौन हैं? घोस्टली स्पिरिट किंग ने महिला को देखा और कुछ हैरान हुआ। वह अपनी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। उसने झेंग बेई से लड़ने की भी हिम्मत की। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वह बहुत स्पष्ट था कि यह पहले से ही ट्रांसेंडेंस दायरे के तीसरे आकाश के एक विशेषज्ञ की पूरी ताकत के बराबर थी। अप्रत्याशित रूप से उसके हाथ इस तलवार से कट गए। भाड़ में जाओ, ये कियान ने केवल संक्षेप में कहा। क्या होगा अगर मैं नहीं जाता? घोस्टली स्पिरिट किंग ने अपनी आंखें घुमाईं और ठंडेपन से कहा। दक्षिणी सागर के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक के रूप में किसी ने कभी भी उसे खो जाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की थी। इस मानव महिला ने एक मिसाल कायम की थी। फिर मर जा। ये कियान की आंखें बिना किसी हिचकिचाहट के शांत थीं। हा, तुम पहले हो जो मेरे सामने इस तरह बोलने की हिम्मत करते हो। घोस्टली स्पिरिट किंग इतना गुस्से में था कि वह हंस पड़ा। एक पल में उसका शरीर उड़ गया और ये कियान के सामने आ गया। जैसे ही उसके हाथ ये कियान को पकड़ने वाले थे, अचानक ये कियान के हाथ में लंबी तलवार तुरंत आकाश में घुस गई और घोस्टली स्पिरिट किंग के गले में सटीक रूप से वार कर दिया। एक अकल्पनीय गति के साथ तलवार ने वास्तव में पहले घोस्टली स्पिरिट किंग के गले में वार किया। भूतिया आत्मा राजा अचानक डर से पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपने पैर पटक दिए और उसका फिगर सीधे पीछे की ओर उड़ गया। तभी वह तलवार से बचने में सफल रहा। हालांकि उसके गले पर एक अतिरिक्त जमी हुई तलवार का निशान था। इससे पता चला कि अभी स्थिति कितनी जरूरी थी। अगर उसने थोड़ी भी धीमी प्रतिक्रिया दी होती तो वह तलवार उसे पूरी तरह से मार देती। वह डर के मारे पीला पड़ गया। यह महिला कौन थी? वह वास्तव में उसे धमकी दे सकती थी। यह अभूतपूर्व था।
पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग का एक विशेषज्ञ भी उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि जो खतरा उसने पहले महसूस किया वह वास्तव में यह महिला थी? नहीं, उसे तुरंत होश आया। यह महिला जाहिर तौर पर इस सराय की रखवाली कर रही थी। इस सराय में ऐसा क्या था जो वास्तव में इस महिला द्वारा पहरा दिया जा सकता था? इस महिला की ताकत चौंकाने वाली थी और उसे निश्चित रूप से अद्वितीय प्रतिभाओं में स्थान दिया जा सकता था। वो उससे भी ज्यादा भयानक थी और जेंग बेयई और अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती थी। हालांकि वह भीड़ में छिपने और इस सराय की रक्षा करने को तैयार थी। यह देखा जा सकता था कि इस सराय में निश्चित रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति या वस्तु थी। अंदर क्या हो सकता है? उनका दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। क्या होगा अगर यह किसी प्रकार का खजाना था? यह सोचकर उसके मन में लोभ ने अधिकार कर लिया। तुम बहुत मजबूत हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानव जाति में आप जैसा विशेषज्ञ होगा। तुमने हमला क्यों नहीं किया? उसने पूछा, लेकिन उसकी निगाहें सराय पर टिकी थीं। मैं केवल उसकी रखवाली कर रहा हूँ। दूसरों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये कियान ने धीरे से कहा, जैसे कि वह वास्तव में उदासीन थी। यह उस दृश्य की तरह था जब येज़ेवेन पहली बार ये कियान से मिली थी। यदि येज़ेवेन ने एक इंसान के रूप में अपनी पहचान प्रकट नहीं की होती और कहा कि वह उसे बचाने के लिए यहाँ था, तो शायद उसने येज़ेवेन को अपनी जान गंवाते हुए देखा होता और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके दिल में कुछ लोग महत्वपूर्ण थे और कुछ लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं था। हे, क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर का व्यक्ति तुम्हारा प्रेमी है? घोस्टली स्पिरिट किंग ने मुस्कराते हुए कहा, ये कियान से कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। यदि आप मरना चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो कियान के ठंडे शब्दों ने घोस्टली स्पिरिट किंग को अचानक स्थिर कर दिया। उसकी आंखों में एक असामान्य रूप से ठंडे जानलेवा इरादे को छोड़ दिया गया था। ये कियान की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो सराय में केवल येज़ेवेन की रक्षा करना चाहती थी। अन्य उसकी भौहें उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अचानक सराय में एक शक्तिशाली आभा धीरे धीरे फैल गई। यह बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में कोई है। घोस्टली स्पिरिट किंग बहुत अनुभवी था। उसने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह इस बात का संकेत था कि कोई व्यक्ति बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था और सफलता प्राप्त करने वाला था। यदि यह सामान्य समय में होता तो वह शायद इसे देख भी नहीं पाता। हालांकि जैसे जैसे यह आभा बढ़ती गई, उनके हृदय में संकट का भाव भी बढ़ता गया। घातक खतरे की भावना भी लगातार बढ़ रही थी। इससे उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके दिल में बेचैनी का स्रोत दूसरों से नहीं है। यह महिला नहीं, बल्कि इस सराय का व्यक्ति था। इस बारे में सोचते हुए वह सराय के व्यक्ति को सफलता हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकता था। अन्यथा उसे डर था कि यह वास्तव में उसके लिए खतरा बन जाएगा। उन्हें अपने अंतर्मन पर बहुत भरोसा था। वह शांत था और ऐसा लग रहा था कि उसने हार मान ली है। हालांकि उनकी दिव्य भावना समय समय पर सराय की ओर बहती रही। हालांकि सराय कुछ अलग थलग लग रहा था। इसने सीधे तौर पर उनकी दिव्य भावना की स्कैनिंग को रोक दिया। निश्चित रूप से किसी को सफलता मिल रही थी। वह बिल्कुल उसे एक सफलता नहीं दे सकता था। इस समय चारों ओर लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। अचानक तेज गर्जना के साथ पूरे शहर की दीवार का एक कोना ढह गया। अनगिनत खून के प्यासे पागलों की तरह दौड़ने लगे। अचानक अनगिनत विशेषज्ञ शोर करने लगे। यह ज्ञात होना चाहिए कि यदि वे शहर की दीवार के बाहर अवरुद्ध हो जाते हैं तो वे अभी भी रक्तपात का विरोध करने का एक तरीका खोज सकते हैं। हालांकि अब जब खून के प्यासे अंदर आ गए थे और उन्होंने शहर की दीवार का भौगोलिक लाभ खो दिया था, तो उन्हें डर था कि वे और भी दयनीय स्थिति में होंगे। निश्चित रूप से एक के बाद एक चीखें सुनाई देने लगीं। शहर की दीवार के अंदर कई विशेषज्ञ शहर की दीवार के अचानक गिरने के लिए तैयार नहीं थे। सैकड़ों लोगों को जमीन पर फेंक दिया गया था और खून के तेज बहाव ने उन्हें काट लिया था। एक पल में हर कोई चौंक गया और वे चिल्लाना शुरू कर दिया। रक्त के राक्षसों को रोकना चाहते थे। यदि वे रक्तपिशाचों को नहीं रोकते और रिक्त स्थान को नहीं भरते तो रक्तपिशाचों की सेना आती रहेगी और वे वास्तव में समाप्त हो जाएंगे। इन रक्तपिशाचों और रक्त राक्षसों को नियंत्रित किया गया था, इसलिए उन्होंने खुद के बलिदान की परवाह नहीं की। उन्हें यह भी नहीं पता था कि डर क्या होता है। उनका एकमात्र विचार उनके सामने मनुष्यों को चीर देना था। हालांकि ये मानव मार्शलिस्ट उनकी तरह काम नहीं कर सकते थे। आखिर वे जिंदा इंसान थे। बहुत से लोग भयभीत थे। हालांकि वे यह भी जानते थे कि अगर वे धराशायी हो गए तो उनके लिए कोई मौका नहीं बचेगा। क्यों? क्या आप मदद नहीं करने जा रहे हैं? भूतिया आत्मा राजा मनुष्यों का वध होते हुए देखने में रुचि रखता था। उसने ये कियान को रुचि के साथ देखा, जैसे कि वह उसे मदद करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा हो। अब जब पूरी रक्तपिपासु सेना उमड़ रही थी, शहर में योद्धा संगठनों की रक्षात्मक पंक्ति भी खुल गई थी और यह बड़ी से बड़ी होती जा रही थी।
हालांकि अगर ट्रांसेंडेंस रियल्म थर्ड स्काई के शिखर पर कोई विशेषज्ञ मदद कर सकता है तो यह अभी भी तुरंत प्रभावी होगा। इन रक्तपिशाचों और रक्तपिशाचों को भगाना भी संभव था। ये कियान अविचलित थी, उसकी मदद करने के लिए बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसकी नज़रों में एक शिवेन जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन इस समय ये कियान नहीं हिली। जियान वुशुंग और अन्य लोग तुरंत शहर की दीवार से कूद गए और टूटी हुई शहर की दीवार पर चढ़ गए। उन्होंने उन रक्तपिशाचों और रक्त राक्षसों को घेरना शुरू कर दिया जो अंदर घुस आए थे। जियान वुशुंग और बाई हनमो के तीर के रूप में वे सीधे इन रक्तपिशाचों में घुस गए। ये कियान के वहां पहरा देने से सभी को राहत मिली। ये जिवेन इस समय ठीक रहेगी। आकाश में झेंग बेई और चेन चुशान के बीच लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र हो गई थी। चेन चुशान के शरीर पर अनगिनत बड़े और छोटे घाव थे। उसकी कमर में एक बड़ा छेद था जिससे लगातार खून टपक रहा था। उसका टेढ़ा चेहरा क्रूर अभिव्यक्ति से भरा था। उसने झेंग बेई को जमकर देखा, उसे जिंदा निगल जाने की कामना की। दूसरी ओर झेंग बेई भी बेहतर नहीं थी। उसकी छाती पर एक बड़ा घाव था और वह लगभग 2 हिस्सों में बढ़ गया था। हा, परिणाम सेट हो गया है, परिणाम सेट हो गया है। झेंग बेई, तुम मर चुकी हो। हा। मूल रूप से मैं रक्तयुवान अमृत को परिष्कृत करने के लिए सिर्फ 1 लाख मनुष्यों को जीवित रखना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मैं 1 लाख लोगों को जिंदा रख सकता हूँ। हा। चेन चुशन हंसा, उसके शरीर पर घावों को प्रभावित किया गंभीर दर्द ने उसकी अभिव्यक्ति को और अधिक क्रूर बना दिया, लेकिन वह और भी अधिक खुशी से हंसा। बीप, उसने अपनी उंगली अपने मुंह में डाल ली और एक बहुत तेज सीटी बजाई जो पूरे युद्ध के मैदान में गूंजती रही। एक पल में 0 से 20 से अधिक अत्याचारी आकृतियां प्रकट हुईं। वे सीधे ढह गई शहर की दीवार में घुस गए। जहां भी ये आंकड़े गुजरे, मानव कबीले की रक्षा की रेखा एक पल में ढह गई। ये वास्तव में 20 से अधिक विशेषज्ञ कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के तीसरे आकाश में थे। वे अभी अभी दुबके रहे थे और अब वे सभी प्रकट हो गए। वे सभी इस क्षण के लिए ब्लड यूनियन के विशेषज्ञ थे। इस नए बल के शामिल होने से मानव कबीले की पूरी रक्षा पंक्ति खतरे में थी। मानव कबीले के ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तीसरे आकाश के विशेषज्ञ सभी उलझे हुए थे। हालांकि वे राजकुमार अमानों को दबाने के लिए सेना में शामिल हो गए थे, दूसरे दृष्टिकोण से उन्हें राजकुमार अमानों द्वारा भी वापस रखा जा रहा था। उनके पास बचने और मानव कबीले की मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। नतीजतन मानव कबीले को वास्तव में ऐसा कोई नहीं मिला जो उनका मुकाबला कर सके। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। इस समय सराय में एक भव्य आभा अंदर से उबलने लगी। अनगिनत रक्त ऊर्जाएं एक सर्पिल में बनने लगीं और उसमें खींच ली गईं। धिक्कार है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, भाड़ में जाओ, घोस्टली स्पिरिट किंग चिल्लाया। भूतिया पंजों की एक जोड़ी हवा में सराय में फंस गई। यह तेज और अत्यावश्यक था, मानो यह अचानक गड़गड़ाहट की आवाज हो। उसकी गति तेज थी और यह एक आश्चर्यजनक हमला था। यहां तक कि कियान भी उसे समय पर नहीं बचा सका। जैसे ही पंजे मधुशाला तक पहुंचने वाले थे, एक सियान आकृति मधुशाला से बाहर निकली और भूतिया पंजों की जोड़ी से मिली।